कोई बीमार करोड़पति की देखभाल करना नहीं चाहता था, जब तक कि वह आया और उसके बच्चे उसके दरवाजे पर नहीं आ गए। अर्जुन सिंह 38 साल के थे जब उनकी जिंदगी 2 टुकड़ों में बंट गई। दुर्घटना से पहले वह ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा था। मुंबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक के मालिक, एक ही फोन कॉल पर करोड़ों के सौदे निपटाने के आदी, हमेशा बेदाग कपड़ों में और उस आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जो लोगों को, भले ही वे उन्हें मुश्किल से जानते हों, उन पर भरोसा करने को मजबूर कर देती थी। वह जुहू में एक विशाल घर में रहते थे जिसकी बड़ी खिड़कियों से शाम की धूप अंदर आती थी और एक पत्रिका से निकला हुआ सा दिखने वाला बगीचा था। उनके दोस्त थे, साझेदार थे, पार्टियां थीं, लगातार यात्राएं होती थीं और उनका शेड्यूल आखिरी मिनट तक भरा रहता था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक ही रात में यह सब थम जाएगा। यह एक शुक्रवार की रात थी, निवेशकों के साथ रात के खाने के बाद। अर्जुन ने अपनी लग्जरी एसयूवी खुद चलाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने कुछ ड्रिंक्स लिए थे, वह नशे में नहीं था। यह बात उसने बाद में 1000 बार दोहराई, लेकिन वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था। तेज बारिश हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी। गाड़ी चलाते हुए उसे एक फोन आया। यह उसकी छोटी बहन मीरा थी जो उससे किसी पारिवारिक मामले पर बात करना चाहती थी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे फोन उठा लिया। एक ही पल में एक भारी ट्रक की बत्तियां उसके सामने आ गईं। उसने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन टायर ने जवाब नहीं दिया। टक्कर जोरदार थी, क्रूर। धातु के मुड़ने की आवाज उन लोगों के दिमाग में बस गई जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। जब वह अस्पताल में जागा तो उसे समझ नहीं आया कि उसे अपने पैरों में कोई हरकत महसूस क्यों नहीं हो रही थी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं दिया। उसने डॉक्टरों के तनावपूर्ण चेहरे देखे और समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। अगले कुछ हफ्ते सर्जरी, दर्द और पत्थरों की तरह गिरने वाली खबरों का मिश्रण थे। रीढ़ की हड्डी में चोट, अपरिवर्तनीय क्षति, दोबारा चलने की न्यूनतम संभावना। अर्जुन रोया नहीं जब उसे यह बताया गया। बस वह अस्पताल की सफेद छत को देखता रहा, जैसे कि वह किसी के यह कहने का इंतजार कर रहा हो कि यह सब एक गलती थी, लेकिन किसी ने नहीं कहा। जब वह आखिरकार अपने घर लौटा तो वह इंसान नहीं था जो उस रात गया था। व्हील चेयर उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। शुरुआत में उसने घर में अपने ऑफिस से कंपनी का नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वभाव बदल गया। वह अधीर, विस्फोटक हो गया। कोई भी छोटी सी बात उसे परेशान कर देती थी। अगर कॉफी पर्याप्त गर्म नहीं होती थी तो वह चिल्लाता था। अगर ड्राइवर 5 मिनट लेट आता था तो वह उसे निकाल देता था। परिवार द्वारा रखी गई नर्सें कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिकती थीं। कुछ रोते हुए चली जाती थीं, कुछ पहले ही शिफ्ट के बाद वापस नहीं आती थीं। अर्जुन मदद ठुकरा देता था, कटु टिप्पणी करता था, घंटों तक अपने स्टडी रूम का दरवाजा बंद कर लेता था। उसके पुराने दोस्त उससे मिलने आना बंद कर दिए। शुरुआत में वे हर हफ्ते आते थे, फिर हर महीने, जब तक कि वे बिल्कुल नहीं आए। घर में पार्टियां खत्म हो गईं, बगीचा हरा भरा रहा, लेकिन अब कोई उसका आनंद नहीं लेता था। मीरा ने उससे करीब आने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन उस फोन कॉल के लिए उसे खामोशी से दोषी ठहराता था जो उसे टक्कर से कुछ सेकंड पहले आया था। उसने कभी सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन उसकी ठंडी नजरें ही उसके लिए काफी थीं कि वह सब समझ जाए। कंपनी को उसकी अनुपस्थिति महसूस होने लगी। हालांकि वह अभी भी मालिक था। उसने कई फैसले अपने जीजा राजेश को सौंप दिए, जिसने उसके ठीक होने तक मदद की पेशकश की थी। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया क्योंकि उसके पास बहस करने की ऊर्जा नहीं थी। हर दिन पिछले जैसा ही था, जागना, छत को देखना, शहर के दूर के शोर को सुनना और एक ऐसा गुस्सा महसूस करना जिसे वह कहीं निकाल नहीं पा रहा था। उसे दूसरों पर निर्भर रहने से नफरत थी। कपड़े पहनने के लिए, हिलने डुलने के लिए, बगीचे में उतरने जैसी साधारण चीज के लिए भी उसे अपनी बैठी हुई स्थिर छवि को देखकर नफरत थी। फिजिकल थेरेपी एक और यातना थी। डॉक्टर जोर देते थे कि उसे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वह व्यंग्य से जवाब देता था और समय से पहले सेशन छोड़ देता था। धीरे धीरे उसने कोशिश करना छोड़ दिया। उसने खुद को समझा लिया कि यही उसकी नई जिंदगी थी और कुछ भी उसे बदलने वाला नहीं था। प्रेस, जो पहले उसे व्यापारिक इंटरव्यू के लिए खोजती थी, अब लकवाग्रस्त हुए व्यवसायी के बारे में छोटी खबरें प्रकाशित करती थीं। कुछ त्रासदी की बात करते थे, कुछ जीवन के सबक की। अर्जुन कुछ भी नहीं पढ़ता था। उसने घर में बने जिम से शीशे हटाने का आदेश दिया, क्योंकि वह खुद को वहां, जहां वह हर सुबह कसरत करता था, गतिहीन देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रातें बदतर थीं, खामोशी भारी हो जाती थी और टक्कर की यादें जोर से लौट आती थीं। ट्रक की आवाज, टक्कर,
पेट्रोल की गंध। वह पसीने से भीगा, दिल की धड़कन तेज होने के साथ जागता था, लेकिन अगले दिन वह कठोर आदमी का मुखौटा फिर से पहन लेता था, जिसे किसी की जरूरत नहीं थी। महीनों बीतने के साथ उसका स्वभाव उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कर्मचारी उसके पास से सावधानी से चलते थे। कोई नहीं जानता था कि अर्जुन का कौन सा रूप उन्हें मिलेगा। वह घंटों तक खामोश रह सकता था और अचानक किसी छोटी सी बात पर भड़क सकता था। बड़ा घर खाली लगने लगा, जैसे दीवारों में उसके अतीत की गूंज थी जो अब नहीं था। दुर्घटना के 2 साल बाद अर्जुन शायद ही अपनी संपत्ति से बाहर निकलता था। वह निमंत्रण ठुकराता था, फोन कॉल नजरअंदाज करता था, एक नीरस दिनचर्या में बंद रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसे किसी भी चीज में कोई मतलब नहीं मिलता था। एकमात्र चीज जो उसे चलती हुई लगती थी वह उसका अभिमान था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे कमजोर देखे, उसे दया नहीं चाहिए थी। वह चाहता था कि लोग उसे एक मुश्किल इंसान माने, बजाय इसके कि उसे टूटा हुआ समझें। हालांकि अंदर ही अंदर ऐसे पल भी आते थे जब अकेलापन उसे व्हीलचेयर से भी ज्यादा भारी लगता था। ऐसे पल जब वह खिड़की से बाहर देखता था और पड़ोस के बच्चों को सड़क पर खेलते हुए देखता था, बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए, और उसे एक खालीपन महसूस होता था जिसे वह भरना नहीं जानता था। लेकिन इसे स्वीकार करने के बजाय वह पर्दे बंद कर देता था और कहता था कि कोई उसे परेशान न करे। ऐसे ही अर्जुन सिंह जी रहे थे, अपने ही घर में कैद, एक अक्षत भाग्य और गुस्से से भरा दिल, बिना यह कल्पना किए कि बहुत जल्द कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देगा और उस सब की दिशा बदल देगा जिसे वह खोया हुआ मानता था। उस सुबह अर्जुन के घर में सामान्य से ज्यादा खामोशी थी। अभी 3 ही दिन हुए थे जब आखिरी नर्स रोती हुई चली गई थी, क्योंकि उसने एक तस्वीर की जगह बदलने पर उस पर चिल्लाया था। मीरा हताश थी। उसने कई एजेंसियों को फोन किया था, लेकिन जब वे अर्जुन सिंह का नाम और जुहू का पता सुनते थे तो कई लोग बिना सोचे समझे काम ठुकरा देते थे। उस असहनीय आदमी की बदनामी पूरे शहर में फैल चुकी थी। इसी बीच मुंबई के दूसरे छोर पर एक बहुत ही साधारण बस्ती में लक्ष्मी देवी एक छोटे से टूटे हुए शीशे के सामने अपनी बेटी सिया के बाल बना रही थी। वह 30 साल की थी। उसके बाल एक साधारण पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे जिन्हें वह छिपा नहीं पाती थी। उसका बेटा आरव पहले ही मेज पर अपना नाश्ता का इंतजार कर रहा था। लक्ष्मी ने 5वीं बार अपना मोबाइल चेक किया। उसने केयरटेकर के पद के लिए अपनी अर्जी बिना ज्यादा उम्मीदों के भेजी थी। वह घंटों के हिसाब से आया का काम करती थी। जब काम मिलता था तो घरों की सफाई करती थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। जब से उसके पति रवि 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में गुजरे थे, तब से सब कुछ मुश्किल भरा था। अस्पताल के कर्ज, किराया, बच्चों की स्कूल फीस। उस सुबह उसे वह कॉल आया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एजेंसी ने उसे बताया कि काम मुश्किल था, कि मरीज का स्वभाव खराब था और कई लोग 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाते थे। हालांकि वेतन लक्ष्मी के पूरे महीने की कमाई से ज्यादा था। उसने अपने बच्चों को देखा और समझ गई कि वह यह अवसर नहीं छोड़ सकती। उसने उनसे वादा किया कि सब ठीक हो जाएगा और उन्हें अपनी पड़ोसी रुक्मणी दादी के पास छोड़कर बस पकड़कर उस पते पर गई जो उसे दिया गया था। जब वह अर्जुन के विशाल घर के सामने उतरी तो उसे लगा कि उसके पैर कांप रहे हैं। ऊंची ग्रिल, एकदम सही बगीचा, आधुनिक मुखौटा जो सम्मान पैदा करता था। उसने अपनी साधारण ब्लाउज ठीक की और घंटी बजाई। एक गार्ड ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे उसे अंदर जाने दिया। फर्श इतना चमक रहा था कि लक्ष्मी को अपने घिसे हुए जूतों से उसे गंदा करने का डर था। मीरा ने उसे हॉल में रिसीव किया। उसने बिना किसी लाग लपेट के जल्दी से स्थिति समझाई। मेरा भाई थोड़ा मुश्किल है, उसने कहा, लेकिन उसे मदद की जरूरत है। अगर तुम रुकने का फैसला करती हो तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह उस स्टडी रूम में घुसी जहां अर्जुन दिन का ज्यादातर समय बिताता था, तो उसने उसे खिड़की से बाहर देखते हुए पीठ किए हुए देखा। व्हीलचेयर खिड़की के सामने थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। मीरा ने उसका नाम बताया और तुरंत बाहर निकल गई, जैसे कि वह उस पल का गवाह नहीं बनना चाहती थी। अर्जुन ने धीरे धीरे कुर्सी घुमाई और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने नमस्ते नहीं कहा, उसने बैठने की पेशकश नहीं की, बस पूछा कि वह दूसरों की तरह भागने से पहले कितने समय तक टिकेगी। लक्ष्मी को उन शब्दों का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसने जवाब दिया कि वह भागने नहीं आई थी, वह काम करने आई थी। अर्जुन ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा कि पहले दिन सभी ऐसा ही कहते हैं। उसने ठंडे लहजे में समझाया कि उसे न तो सहानुभूति की जरूरत है और न ही सलाह की, कि अगर वह वहां थी
तो बस आदेशों का पालन करने के लिए, और कुछ नहीं। लक्ष्मी ने बिना बहस किए सिर हिलाया, पास आई और उसकी दिनचर्या पूछी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। यह देखकर हैरान था कि उसने दया से बात करने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि इस समय वह आमतौर पर कंपनी के दस्तावेज चेक करता है और उसे मदद की जरूरत नहीं है। वह कुछ सेकंड तक खड़ी रही, यह न जानते हुए कि जाना चाहिए या रुकना चाहिए। आखिरकार उसने मेज को थोड़ा व्यवस्थित करने का फैसला किया जो कागजात से भरी हुई थी। अर्जुन उसे ध्यान से देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि वह कुछ गलत करे ताकि वह उस पर चिल्ला सके। जब उसने एक फाइल हटाई तो उसने आवाज ऊंची की और कहा कि बिना अनुमति के कुछ भी न छुए। लक्ष्मी तुरंत रुक गई और उससे पूछा कि वह सब कुछ कैसे रखना पसंद करेगा। इस जवाब ने उसे थोड़ा अचंभित कर दिया। वह ऐसे किसी के जवाब देने का आदी नहीं था जो न तो डरता था और न ही चुनौती देता था। पहला टकराव अपरिहार्य था। खाने के समय लक्ष्मी वह प्लेट लाई जो कुक ने तैयार की थी। अर्जुन ने मुश्किल से एक निवाला लिया और कहा कि वह ठंडा था। उसने प्लेट को छुआ और पाया कि वह गर्म थी। बिना बहस किए वह उसे वापस रसोई में ले गई और कुछ मिनट बाद वापस ले आई। अर्जुन ने उसे देखा, उम्मीद कर रहा था कि वह शिकायत करेगी। उसने बस पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए। हवा में तनाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई भी शब्द लड़ाई शुरू कर सकता था। दोपहर में लक्ष्मी ने उसे छत पर जाने में मदद की। शुरुआत में हरकत थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसने उसे मजबूती से संभाला। जब अर्जुन को लगा कि उसका संतुलन बिगड़ रहा है तो वह परेशान हो गया और उसने उसे छोड़ने को कहा। लक्ष्मी ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह स्थिर न हो गया। उसने उसे गुस्से से देखा, लेकिन साथ ही कुछ अलग भी, कुछ ऐसा जो उसने लंबे समय से नहीं दिखाया था। आश्चर्य, किसी ने उसे ऐसे बिना कांपे नहीं थामा था। रात होने पर मीरा अपने भाई से पूछने वापस आई कि उसे नई केयरटेकर कैसी लगी। अर्जुन ने जवाब दिया कि वह दूसरों जैसी ही थी, कि उसे उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। लेकिन जब लक्ष्मी यह कहते हुए विदा हुई कि वह अगले दिन 8 बजे वापस आएगी, तो उसने वापस न आने को नहीं कहा। यह छोटा सा अंतर मीरा से छिपा नहीं रहा। बाहर बस स्टॉप की ओर चलते हुए लक्ष्मी को दिन का बोझ अपने कंधों पर महसूस हुआ। यह आसान नहीं था। अर्जुन जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सख्त था, लेकिन उसने छत पर उसकी मदद करते समय उसकी आंखों में कुछ और भी देखा था। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह डर था, यह हताशा थी। यह एक ऐसा इंसान था जो उस शरीर में जीना नहीं जानता था, जो अब उसकी बात नहीं मानता था। लक्ष्मी ने अपने बच्चों और उस वेतन के बारे में सोचा जिसका उससे वादा किया गया था। उसने रवि और कैसे जिंदगी बिना बताए बदल जाती है उसके बारे में सोचा। उसने खुद से वादा किया कि वह टिकी रहेगी, कि वह पहली चीख पर हार नहीं मानेगी। इसी बीच बड़े घर में अर्जुन उस दरवाजे को देखता रहा जहां से वह निकली थी। उसे समझ नहीं आया कि वह महिला दूसरों की तरह क्यों नहीं प्रतिक्रिया कर रही थी। उसे उस पर दया नहीं आई। उसने उसे भाषण देने की कोशिश नहीं की। जब उसने आवाज ऊंची की तो वह भागी नहीं। उसने खुद से कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कुछ दिनों में वह दूसरों की तरह चली जाएगी। लेकिन उस रात जब खामोशी ने फिर से घर को भर दिया, तो उसने पहली बार लंबे समय में सोचा कि शायद किसी ने उसे जैसा वह वास्तव में था बिना डरे देखने की हिम्मत की थी। और यह बात, भले ही वह स्वीकार न करना चाहता हो, उसे बेचैन कर गई। अर्जुन के घर में लक्ष्मी के पहले कुछ दिन शीशे पर चलने जैसे थे। हर सुबह वह समय पर पहुंचती, बाल बंधे हुए और एक छोटी नोटबुक जिसमें वह समय, दवाएं और कोई भी छोटी बात नोट करती जिससे उसे गलती न करने में मदद मिलती। जब वह स्टडी रूम में घुसती तो अर्जुन पहले से जागा होता था। कभी कभी वह ऐसा दिखावा करता जैसे उसने उसे देखा ही न हो। कभी कभी वह उसे सीधे देखता जैसे वह उसे वापस न आने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। सुबह से ही माहौल भारी रहता था। अगर लक्ष्मी पर्दे खोलकर रोशनी अंदर आने देती तो वह कहता कि उसे चमक परेशान करती है। अगर वह उन्हें बंद रखती तो वह पूछता कि घर गुफा जैसा क्यों लग रहा है। कुछ भी ठीक नहीं लगता था। एक सुबह जब वह व्हीलचेयर के कुशन ठीक कर रही थी ताकि उसकी पीठ में दर्द न हो, तो अर्जुन ने उससे कहा कि उसे विकलांगों जैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी रुक गई। उसने उसे देखा और जवाब दिया कि वह उसे ऐसा नहीं देखती, वह बस अपना काम कर रही है। उसने एक छोटी सी हंसी हंसते हुए कहा कि सभी ऐसा ही कहते हैं। यह वाक्य लगातार दोहराया जाने लगा। सभी ऐसा ही कहते हैं, सभी रुकने का वादा करते हैं, सभी चले जाते हैं। लक्ष्मी बिना उलझे सुनती रहती थी। लंबे शब्दों में जवाब देने के बजाय वह कामों पर ध्यान देती थी। वह उसे उसकी पसंद की कॉफी लाती थी, कड़क और बिना चीनी के। उसने जल्दी ही सीख लिया कि हर दस्तावेज कहाँ रखा जाता है।
उसने यह भी देखा कि भले ही वह अव्यवस्थित लगता था, उसकी अपनी एक व्यवस्था थी। उसने यह भी महसूस किया कि अर्जुन बिना कुछ कहे बहुत समय तक बगीचे को देखता रहता था। एक दिन उसने उससे पूछा कि क्या वह थोड़ी देर बाहर जाना चाहता है। उसने जवाब दिया कि वह कोई तमाशा नहीं था जिसे घुमाया जाए। लक्ष्मी ने जोर नहीं दिया, बस कहा कि ताज़ी हवा कभी कभी सिरदर्द में मदद करती है। उस दोपहर बिना उसे देखे अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। स्थानांतरण असहज था। अर्जुन को यह महसूस करना नफरत था कि उसे एक दरवाजे से गुजरने के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। जब एक पहिया फ्रेम में अटक गया तो उसने आर्मरेस्ट पर जोर से मारा। लक्ष्मी शांत रही और सावधानी से पहिए को आजाद किया। बगीचे में पहुंचकर खामोशी लंबी थी। पक्षियों की आवाजें और एवेन्यू पर दूर से आती गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। लक्ष्मी पास की बेंच पर बैठ गई, बिना उसकी जगह घेरे। अर्जुन ने उसे तिरछी नजर से देखा। वह ज्यादा बात नहीं करती थी। वह उससे राज उगलवाने की कोशिश नहीं करती थी। यह बात उसे परेशान करती थी। पिछले दिनों कुछ नर्सों ने उससे व्यक्तिगत सवाल पूछे थे। उसके भावनाओं के बारे में बात करने की कोशिश की थी। वह उन्हें तुरंत चुप करा देता था। लक्ष्मी के साथ यह अलग था। वह बस वहां थी, लेकिन तनाव गायब नहीं हुआ। एक दोपहर जब वे कुछ कंपनी के कागजात देख रहे थे जो कुरियर से आए थे, तो लक्ष्मी ने देखा कि अर्जुन कुछ संख्याओं को पढ़ते हुए भौहें चढ़ा रहा था। बिना सोचे समझे उसने उससे पूछा कि क्या उसे किसी को बुलाने की जरूरत है। अर्जुन भड़क गया। उसने उससे कहा कि वह उस चीज में हस्तक्षेप न करे जिसे वह नहीं समझती कि उसका काम व्यापार के मामलों पर राय देना नहीं था। उसकी आवाज उम्मीद से ज्यादा तेज निकली। लक्ष्मी एक कदम पीछे हट गई। हैरान थी, लेकिन न तो रोई और न ही बहस की। उसने बस कहा कि वह सिर्फ मदद करना चाहती थी। अर्जुन ने कुर्सी घुमाई और उसे पीठ कर दी। उस दिन सब कुछ खत्म होने वाला था। शाम होने पर मीरा ने फोन करके पूछा कि सब कैसा चल रहा है। अर्जुन ने जवाब दिया कि सब पहले जैसा ही था। जब मीरा ने लक्ष्मी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वे देखेंगे कि वह कितने समय तक टिकेगी। उसी रात लक्ष्मी लगभग वापस नहीं आने वाली थी। अपने घर में जब वह आरव को होमवर्क में मदद कर रही थी और सिया को स्कूल की कोई बात बता रही थी, तो उसने अर्जुन की चीखों, उसकी ठंडी नजर के बारे में सोचा। उसने कम थकाऊ कोई और नौकरी खोजने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने हफ्ते के पहले भुगतान का लिफाफा खोला और समझ गई कि वह हार मानने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अगले दिन वह वापस आई। अर्जुन उसे ऐसे अंदर आते देखकर हैरान हुआ जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए बदल गई। उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने एक छोटी सी प्रगति को चिह्नित किया। अर्जुन ने एक निचली शेल्फ पर रखी एक किताब तक पहुंचने की कोशिश की। कुर्सी उसे पर्याप्त करीब नहीं जाने दे रही थी। उसने ज्यादा खिंचाव किया और संतुलन खो दिया। लक्ष्मी ने तेजी से प्रतिक्रिया की और उसे गिरने से पहले थाम लिया। कुछ सेकंड के लिए वे बहुत करीब थे। अर्जुन तेजी से सांस ले रहा था, प्रयास से ज्यादा गुस्से के कारण। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगी, जैसे सावधान या मैंने कहा था, लेकिन लक्ष्मी ने बस कुर्सी ठीक की और बिना कोई टिप्पणी किए उसे किताब पकड़ा दी। यह खामोशी अलग थी। यह असहज नहीं थी। ऐसा था जैसे वह समझती थी कि उसे अपनी सीमा की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। दिनों बीतने के साथ उन्होंने छोटी छोटी बातें करनी शुरू कर दी जो दिनचर्या के कारण लगभग मजबूर थीं। अर्जुन ने पूछा कि उसकी उम्र की एक महिला इतना मुश्किल काम क्यों करती थी। लक्ष्मी ने जवाब दिया कि उसके 2 बच्चे थे और बहुत सारे बिल चुकाने थे। उसने ज्यादा जानकारी नहीं दी। उसने बच्चों के पिता के बारे में नहीं पूछा। हालांकि उसने सोचा, एक दोपहर जब वे फिजियोथेरेपिस्ट का इंतजार कर रहे थे, जो लगभग हमेशा जल्दी चला जाता था क्योंकि अर्जुन सेशन रद्द कर देता था, तो लक्ष्मी ने उसे बताया कि वह पहले एक घर में आया का काम करती थी जहां बच्चे उसे 1 मिनट भी बैठने नहीं देते थे। अर्जुन ने टिप्पणी की कि कम से कम वे बच्चे दौड़ तो सकते थे। यह पहली बार था जब उसकी आवाज गुस्से से ज्यादा दुखी लगी। लक्ष्मी को समझ नहीं आया कि क्या कहना है, लेकिन वह उसके पास ही रही। फिजियोथेरेपिस्ट आया और हमेशा की तरह अर्जुन ने कहा कि उसका मन नहीं है। लक्ष्मी ने सावधानी से हस्तक्षेप किया। उसने कहा कि वे सिर्फ 10 मिनट की कोशिश कर सकते हैं। अगर उसके बाद वह रुकना चाहता है तो वे रुक जाएंगे। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन स्वीकार कर लिया। वे 10 मिनट तनावपूर्ण थे। हर हरकत उसे याद दिलाती थी कि उसने क्या खो दिया था। हालांकि खत्म होने पर उसने थेरेपिस्ट को पहले जाने के लिए नहीं कहा। यह एक छोटा सा, लगभग अदृश्य बदलाव था, लेकिन वास्तविक था। उस रात जब लक्ष्मी विदा हुई तो अर्जुन ने उसे जाने से पहले बुलाया। उसने पूछा कि वह अगले दिन कितने बजे वापस आएगी। उसने जवाब दिया कि 8 बजे, हमेशा की तरह। उसने उसे सीधे देखे बिना सिर हिलाया।
यह चीखों के लिए माफी नहीं थी और न ही सुधार का वादा, लेकिन यह अस्वीकृति भी नहीं थी। सह अस्तित्व अभी भी मुश्किल था। ऐसे पल आते थे जब अर्जुन फिर से आवाज़ें ऊंची करता था, और ऐसे दिन आते थे जब लक्ष्मी दबे हुए दिल से आती थी, यह न जानते हुए कि उसे उसका कौन सा रूप मिलेगा। हालांकि उस तनावपूर्ण सतह के नीचे कुछ हिलना शुरू हो रहा था। यह अभी तक विश्वास या दोस्ती नहीं थी, यह बस एक छोटी सी जगह थी जहां अब सब कुछ गुस्सा नहीं था। और हालांकि उन दोनों में से कोई भी इसे नहीं कह रहा था, वे दोनों जानते थे कि वह जगह बढ़ रही थी। पहली बार लक्ष्मी ने वालरी को उस दोपहर देखा जब घर सामान्य से ज्यादा अशांत था। अर्जुन ने सुबह अनुबंधों की समीक्षा करने में बिताई थी और खराब मूड में था, क्योंकि कई परियोजनाएं देरी से चल रही थीं। लक्ष्मी कुछ दस्तावेज व्यवस्थित कर रही थी जब उसने संगमरमर के फर्श पर दृढ़ ऊंची एड़ी की आवाज सुनी। यह मीरा नहीं थी, उस चाल की ऊंची लगा, ओ सस्ती का बर्दा में आत्मविश्वास था, और कुछ और भी, जैसे कि हर वॉर जमीन पर अपना इलाका चिन्हित कर रहा हो। वॉलरी बिना दस्तक दिए स्टडी के दरवाजे पर दिखाई दी, लंबी, अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए, सीधे बाल पूरी तरह से संवारे हुए, और एक मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उसने लक्ष्मी को ऊपर से नीचे तक देखा, एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। फिर उसने अर्जुन की ओर ध्यान दिया और उसका लहजा मधुर, लगभग अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया। उसने पूछा कि वह कैसा है, क्या उसे कुछ चाहिए, क्या उसने नवीनतम वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है। अर्जुन ने छोटे वाक्यों में जवाब दिया। लक्ष्मी ने देखा कि जब वॉलरी पास होती थी तो उसकी मुद्रा ज्यादा कठोर हो जाती थी। वॉलरी राजेश की पत्नी थी, वही जीजा जिसने दुर्घटना के बाद से कंपनी में कई फैसले लिए थे। वह भी बैठकों में भाग लेती थी, हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी कोई स्पष्ट भूमिका नहीं थी। वह कहती थी कि वह सिर्फ मदद कर रही थी, लेकिन घर में बने अस्थायी कार्यालय में उसकी उपस्थिति लगातार बनी रहती थी। उस दिन उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी। वह बिना अनुमति मांगे मेज के पास आई और समझाने लगी कि कुछ जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हैं। अर्जुन ने कलम उठाई, लेकिन हस्ताक्षर करने से पहले कुछ संख्याओं को ध्यान से देखा, भौहें चढ़ाईं, पूछा कि कुछ खर्चे इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए थे। वालरी ने तेजी से जवाब दिया, तकनीकी स्पष्टीकरणों के साथ जो रिहर्सल किए हुए लगते थे। लक्ष्मी, जो कुछ कागजात व्यवस्थित कर रही थी, ने देखा कि अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। जब उसने आराम से समीक्षा करने के लिए समय मांगा तो वॉलरी की मुस्कान एक पल के लिए कस गई। उसने कहा कि समय नहीं था, कि साझेदार दबाव डाल रहे थे। अर्जुन ने आखिरकार मेज पर कलम रख दी और कहा कि वह बाद में हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद की खामोशी असहज थी। वालरी ने लक्ष्मी की ओर नजर हटाई और पूछा कि वह कौन थी। अर्जुन ने जवाब दिया कि वह उसकी नई केयरटेकर थी। वालरी ने एक भौं उठाई और टिप्पणी की कि उसे उम्मीद है कि वह पिछली वाली से ज्यादा टिकेगी। लक्ष्मी को चोट महसूस हुई, लेकिन वह दृढ़ रही। उसने जवाब दिया कि वह यहां काम करने आई थी और कुछ नहीं। वालरी ने बिना गर्मजोशी के मुस्कुराई और कहा कि इस घर में यह आसान था। फिर वह अर्जुन के ज्यादा करीब आई और धीमी आवाज में उसे याद दिलाया कि उसे परिवार पर भरोसा करना चाहिए, कि कर्मचारी आते जाते रहते हैं, लेकिन खून का रिश्ता होता है। लक्ष्मी ने सब कुछ नहीं सुना, लेकिन संदेश समझ गई। जब वालरी चली गई तो उसने हवा में एक तेज परफ्यूम और नियंत्रण की भावना छोड़ दी। अर्जुन कई मिनटों तक खामोश रहा। लक्ष्मी ने पूछने की हिम्मत की कि क्या वह चाहती है कि वह दस्तावेज व्यवस्थित करे। उसने जवाब दिया कि नहीं, कि वह उन्हें वैसे ही छोड़ देगा। उस दोपहर जब वह उसे खाने के कमरे में ले जाने में मदद कर रही थी तो अर्जुन ने टिप्पणी की कि दुर्घटना के बाद से वालरी हमेशा सब कुछ पर नजर रखती थी। उसने कहा कि राजेश और उसके बिना कंपनी ढह जाती, लेकिन उसकी आवाज आभारी नहीं बल्कि थकी हुई लग रही थी। अगले दिनों में वालरी ज्यादा बार आने लगी। वह बिना बताए आती, कागजात देखती, ऑफिस से फोन करती जैसे कि वह उसका अपना हो। कभी कभी वह लक्ष्मी की मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाजा कर देती थी। कभी कभी वह उसे ऐसे निर्देश देती थी जिनका अर्जुन की देखभाल से कोई लेना देना नहीं होता था, जैसे कि उसे उन बैठकों के लिए कॉफी लाने के लिए कहना जिनमें उसे नहीं होना चाहिए था। लक्ष्मी बिना बहस किए पालन करती थी, लेकिन उसे अजीब बातें नजर आने लगी थीं। एक बार उसने वॉलरी को तेजी से कुछ दस्तावेज अपने बैग में रखते हुए देखा जब अर्जुन ने उन्हें देखने को कहा। दूसरी बार उसने वॉलरी और राजेश के बीच गलियारे में एक जोरदार बहस सुनी। वे समय सीमा, हस्तांतरण और अर्जुन को कुछ गतिविधियों की समीक्षा न करने की जरूरत के बारे में बात कर रहे थे। लक्ष्मी पूरी तरह से नहीं समझ पाई, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। एक दोपहर अर्जुन ने एक पुराने साझेदार से फोन पर बात की
जो पूछ रहा था कि वह अब महत्वपूर्ण ईमेल का सीधे जवाब क्यों नहीं देता था। अर्जुन ने जवाब दिया कि वह हमेशा उपलब्ध था। जब उसने फोन रखा तो उसने अपने इनबॉक्स को देखा और कई ऐसे संदेश देखे जो उसने नहीं देखे थे। उसने राजेश को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया। राजेश ने कहा कि उसने उन्हें तनाव से बचाने के लिए फिल्टर किया था। अर्जुन आश्वस्त नहीं लगा। लक्ष्मी खामोशी से देख रही थी, लेकिन हर टुकड़ा उसके दिमाग में फिट होने लगा था। वॉलरी सिर्फ मदद नहीं करना चाहती थी, वह नियंत्रित करना चाहती थी। तनाव तब और बढ़ गया जब वॉलरी ने अर्जुन के पुनर्वास के बारे में राय देने का फैसला किया। फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक बैठक में उसने टिप्पणी की कि शायद वे कुछ ऐसा करने में पैसा खर्च कर रहे थे जिसके परिणाम नहीं मिलेंगे। उसने कहा कि वास्तविकता को स्वीकार करना और कंपनी पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा था। अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। लक्ष्मी ने देखा कि ये शब्द उसे जितना वह दिखाना चाहता था उससे ज्यादा प्रभावित कर रहे थे। उस रात जब वॉलरी चली गई थी, अर्जुन घंटों तक खामोश रहा। आखिरकार उसने कहा कि शायद वे सही थे, कि शायद थेरेपी पर जोर देना बेकार था। लक्ष्मी ने उसे देखा और पूछा कि क्या यह उसका फैसला था या किसी और का। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल हवा में तैरता रहा। अगले दिन ज्यादा तनावपूर्ण थे। वॉलरी ने लक्ष्मी की मौजूदगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने मीरा से कहा कि उसे उस पर भरोसा नहीं था, कि कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन थी। उसने यहां तक इशारा किया कि वह स्थिति का फायदा उठा रही हो सकती है। मीरा ने लक्ष्मी का बचाव किया, लेकिन संदेह बोया जा चुका था। एक सुबह जब लक्ष्मी अर्जुन के कंप्यूटर पर डिजिटल फाइलें व्यवस्थित कर रही थी, तो उसे हालिया वित्तीय विवरणों वाला एक फोल्डर मिला। उसने ऐसे खातों में धन की गतिविधियों को देखा जिन्हें वह पहचानती नहीं थी। वह विशेषज्ञ नहीं थी, लेकिन संख्याएं बहुत ज्यादा थीं। ठीक उसी पल वॉलरी बिना दस्तक दिए अंदर आई। स्क्रीन देखकर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने लैपटॉप को जोर से बंद कर दिया और लक्ष्मी से कहा कि उसे उन चीजों की समीक्षा नहीं करनी चाहिए जो उसके काम की नहीं थीं। अर्जुन, जो स्टडी रूम के दूसरी तरफ था, खामोशी से दृश्य देख रहा था। पहली बार उसने तुरंत वॉलरी का बचाव नहीं किया। उसने बस पूछा कि क्या हो रहा था। वॉलरी ने जवाब दिया कि केयरटेकर निजी जानकारी में दखल दे रही थी। लक्ष्मी ने समझाया कि वह बस फाइलें व्यवस्थित कर रही थी, जैसा कि उसने उससे कहा था। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन ने उस दिन के लिए कंप्यूटर को शांति से छोड़ने को कहा। वॉलरी नाराज होकर चली गई। जब वे अकेले रह गए तो अर्जुन ने लक्ष्मी को संदेह और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ देखा। उसने उससे पूछा कि उसने वास्तव में क्या देखा था। लक्ष्मी एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन ईमानदार रहने का फैसला किया। उसने उसे हस्तांतरण और उन राशियों के बारे में बताया जो उसे अजीब लगी थीं। अर्जुन जानकारी संसाधित करते हुए खामोश रहा। यह पहली बार था जब दुनिया पर उसकी हमेशा की अविश्वास की नजर उस पर नहीं, बल्कि किसी और पर केंद्रित थी। और जैसे जैसे सूरज बगीचे पर ढल रहा था, उनके बीच न केवल कुछ बदलने लगा, बल्कि अर्जुन उस परिवार को जिस तरह से देख रहा था, उसमें भी बदलाव आने लगा जो उसे बचाने का दावा करता था। जिस पल लक्ष्मी ने कंप्यूटर में वे अजीब गतिविधियां देखीं, वह उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। वह न तो अकाउंटेंट थी और न ही वित्त विशेषज्ञ, लेकिन वह सालों से अपने घर में एक एक पैसा मैनेज कर रही थी। वह पहचानना जानती थी जब कुछ ठीक नहीं होता था। उस रात वह लगभग सोई ही नहीं। वह सोच रही थी कि क्या उसने बात करके गलत किया था। वह सोच रही थी कि शायद वह किसी ऐसी चीज में दखल दे रही थी जो उसके काम की नहीं थी। लेकिन उसे अर्जुन का चेहरा भी याद आया। जब उसने सुना जो उसने कहा था, वह गुस्से का चेहरा नहीं था, वह संदेह का था, और यह नया था। अगले दिन वह इस भावना के साथ घर पहुंची कि माहौल और भी तनावपूर्ण था। अर्जुन स्टडी रूम में हफ्तों में न दिखाई गई एकाग्रता के साथ कागजात देख रहा था। जैसे ही उसने उसे अंदर आते देखा, उसने दरवाजा बंद करने को कहा। उसने आवाज ऊंची नहीं की, कोई व्यंग्य नहीं था। उसने बस उससे पूछा कि उसने क्या देखा था। उसे फिर से समझाए। लक्ष्मी धीरे धीरे बोली। उसने उसे बताया कि हस्तांतरण अक्सर एक ही खाते में होते थे और अवधारणाएं बहुत सामान्य थीं। परिचालन व्यय, बाह्य सलाह, तत्काल भुगतान, लेकिन राशियां ज्यादा और बार बार होती थीं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसने कहा कि दुर्घटना से पहले ये खाते सामान्य नहीं थे। लक्ष्मी ने कुछ और नहीं जोड़ा। वह किसी पर आरोप लगाने जैसी नहीं दिखना चाहती थी। उसने कंप्यूटर चालू किया और उससे पूछा कि उसने यह सब कहां देखा था। इस बार जब उसने फोल्डर खोला तो किसी ने उसे जोर से बंद नहीं किया। अर्जुन ने एक एक फाइल की समीक्षा करना शुरू किया। खामोशी इतनी गहरी थी कि माउस के क्लिक की आवाज हथौड़े जैसी लग रही थी। कुछ मिनटों बाद उसने फोन उठाया और राजेश को बुलाया।
उसने उससे उसी दोपहर सभी विस्तृत वित्तीय विवरणों के साथ आने को कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, पिछले हफ्तों से अलग। लक्ष्मी ने इस बदलाव को महसूस किया। ऐसा था जैसे उसके अंदर कुछ सक्रिय हो गया था। राजेश के आने से पहले वालरी पहले आ गई। वह उसी आत्मविश्वास के साथ अंदर आई जो अब उसकी आदत बन चुकी थी। उसने कहा कि उसने सुना था कि अर्जुन खातों की समीक्षा करना चाहता था। उसने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन वह तनावग्रस्त लग रही थी। उसने समझाया कि सब कुछ नियंत्रण में था, कि परिवार पर अविश्वास करने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए उसे देखा। उसने उससे कहा कि संख्याओं की समीक्षा करना अविश्वास नहीं था, यह मालिक के रूप में उसका अधिकार था। वैलरी ने होंठ भींच लिए। लक्ष्मी को ऐसे देखा जैसे उसे पता हो कि यह चिंता कहां से आई थी। वह नजर स्पष्ट थी, वह उसे बिना शब्दों के इंगित कर रही थी। घंटों बाद राजेश कई फाइलों के साथ आया। स्टडी रूम एक तरह का पूछताछ कक्ष बन गया। अर्जुन ने लक्ष्मी को रुकने के लिए कहा। वालरी ने इस पर भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। राजेश ने गतिविधियों को समझाना शुरू किया। उसने अस्थायी निवेश, अग्रिम भुगतान, ऐसे अवसरों के बारे में बात की जिन्हें वे नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन हर स्पष्टीकरण में खामियां थीं। अर्जुन सीधे सवाल पूछता था, सटीक तारीखें, आपूर्तिकर्ताओं के नाम, हस्ताक्षरित अनुबंध। राजेश को उम्मीद से ज्यादा हिचकिचाहट हुई। लक्ष्मी खामोशी से देखती रही, लेकिन उसे लगा कि हवा भारी हो रही है। एक पल में अर्जुन ने एक विशेष हस्तांतरण के प्रमाण देखने को कहा जो हर महीने दोहराया जाता था। राजेश ने कागजात में खोजा और कहा कि उसके पास वे वहां नहीं थे, कि वह उन्हें बाद में भेजेगा। यह जवाब अर्जुन को पसंद नहीं आया। उसकी नजरें बदल गईं। अब वह थके हुए आदमी की नहीं थी, बल्कि ऐसे किसी की थी जो गंभीरता से संदेह करना शुरू कर रहा था। जब बैठक खत्म हुई तो वॉलरी गलियारे में लक्ष्मी के पास आई। उसने उससे कहा कि उसे याद रखना चाहिए कि इस घर में उसका स्थान क्या था, कि वह अर्जुन के सिर में संदेह डालने के लिए नहीं थी। लक्ष्मी को जोर से जवाब देने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने बस कहा कि उसकी एकमात्र रुचि अपना काम अच्छी तरह से करना थी। वॉलरी थोड़ी उसकी ओर झुकी और उसे चेतावनी दी कि बड़े व्यापार में चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी लगती हैं। फिर वह चली गई। वह चेतावनी लक्ष्मी के दिमाग में घूमती रही। उस दोपहर अर्जुन ने कुछ ऐसा मांगा जो उसने लंबे समय में नहीं किया था। वह चेतावनी किया था, कंपनी के केंद्रीय कार्यालय जाना चाहता था। मीरा जब उसने यह फैसला सुना तो हैरान हो गई। उसने उसे इतना ज्यादा जोर न लगाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर दिया। लक्ष्मी ने उसे तैयार होने में मदद की। यात्रा खामोशी से हुई। बिल्डिंग में पहुंचने पर कई कर्मचारी देखते रह गए। कुछ घबराए हुए लग रहे थे, कुछ सामान्य होने का नाटक कर रहे थे। अर्जुन ने उसे सीधे मीटिंग रूम में ले जाने को कहा। घंटों तक उसने रिपोर्टों की समीक्षा की, अकाउंटेंट से बात की, ऐसे एक्सेस मांगे जिनकी उसे पहले जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह राजेश पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। धीरे धीरे और विसंगतियां सामने आने लगीं। फुलाए गए बिल, नई बनी कंपनियों को भुगतान की गई सेवाएं, उसकी सीधी अनुमति के बिना हस्ताक्षरित अनुबंध। हर नया डेटा एक ऐसे टुकड़े जैसा था जो उस बात की पुष्टि करता था जो लक्ष्मी ने पहली बार लगभग गलती से देखी थी। वालरी देर होने पर ऑफिस पहुंची। उसने यह कहकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की कि सब कुछ का स्पष्टीकरण था, लेकिन अर्जुन उसे अब उसी विश्वास के साथ नहीं सुन रहा था। लक्ष्मी एक तरफ खड़ी रही, यह जानते हुए कि उसकी भूमिका कुछ भी प्रमुख भूमिका निभाने की नहीं थी। हालांकि उसे पता था कि उस दिन ने एक पहले और एक बाद को चिन्हित किया था। जब वे घर लौटे तो अर्जुन थक गया था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। वह सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह दृढ़ संकल्प था। उसने लक्ष्मी से अगले दिन साल की शुरुआत से सभी डिजिटल फाइलें व्यवस्थित करने को कहा। उसने कहा कि वह सब कुछ व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करना चाहता था। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। उसे पता था कि इससे परिणाम होंगे। उस रात विदा लेते समय अर्जुन ने उसे उसके नाम से बुलाया। यह पहली बार था जब उसने बिना किसी ठंडक के ऐसा किया। उसने उसे धन्यवाद दिया, हालांकि मुश्किल से सुनाई दिया। लक्ष्मी को गले में गांठ महसूस हुई। यह जीत नहीं थी, यह कोई उत्सव नहीं था, यह बस कुछ बड़े की शुरुआत थी। लेकिन तनावों से भरे उस घर के बीच उसने समझ लिया कि वह अब सिर्फ वह आया नहीं थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह टिकेगी। वह व्यक्ति बन गई थी जिसने एक ऐसे दरवाजे को खोला था जिसे दूसरे बंद रखना चाहते थे, और उस दरवाजे के दूसरी तरफ सिर्फ गलत संख्याएं नहीं थीं। ऑफिस की यात्रा के बाद के दिन भारी थे। अर्जुन लगभग सोया ही नहीं। वह देर रात तक फाइलों की समीक्षा करता रहता था, संख्याओं की तुलना करता था, ऐसे फोन करता था जिन्हें वह पहले बिना सोचे सौंप देता था।
लक्ष्मी उसे ज्यादा एकाग्र लेकिन ज्यादा तनावपूर्ण भी देखती थी। दबाव उस पर असर डाल रहा था। वह मुश्किल से खाना खाता था और आराम करने से मना करता था। मीरा उसे शांत रहने के लिए मनाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह यह समझने के लिए दृढ़ था कि जब वह अपने ही गुस्से में बंद था तो उसकी कंपनी के साथ क्या हुआ था। वालरी इसके विपरीत घर पर कम दिखाई देती थी, लेकिन जब वह आती थी तो उसकी मुस्कान ज्यादा मजबूर लगती थी। माहौल तनावपूर्ण था। एक दोपहर जब लक्ष्मी स्टडी रूम में दस्तावेजा व्यवस्थित कर रही थी तो अर्जुन ने अलग तरह से सांस लेना शुरू किया। शुरुआत में यह हल्का था, जैसे वह थका हुआ हो। उसने ऊपर देखा और पाया कि उसका चेहरा सामान्य से ज्यादा पीला था। उसने उससे पूछा कि क्या वह ठीक महसूस कर रहा है। उसने जवाब दिया कि हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द था। उसने पढ़ना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांपने लगा। लक्ष्मी ने अपना काम छोड़ दिया और पास आई। उसकी सांसें तेज और अनियमित हो गईं। अर्जुन ने एक हाथ से अपनी छाती दबाई, जैसे कुछ उसे अंदर से दबा रहा हो। लक्ष्मी को पेट में डर का एक झटका महसूस हुआ, लेकिन उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया, जबकि अर्जुन को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। वह कहने की कोशिश कर रहा था कि वह ठीक है, कि वह अतिशयोक्ति न करे, लेकिन उसके माथे पर पसीना कुछ और कह रहा था। लक्ष्मी ने उसे सोफे पर लेटने में मदद की। उसने उसके पैरों को थोड़ा ऊपर उठाया, जैसा कि उसे प्राथमिक चिकित्सा में सिखाया गया था, और शांत रहने के लिए उससे धीरे धीरे बात करती रही ताकि वह घबरा न जाए। मिनट अनंत लग रहे थे। मीरा शोर सुनकर दौड़ती हुई आई। अपने भाई को ऐसे देखकर वह एक पल के लिए लकवाग्रस्त हो गई। डॉक्टर थोड़ी देर बाद आया और अर्जुन की तेजी से जांच की। उसने कहा कि यह अत्यधिक थकावट के साथ एक गंभीर, लेकिन उन्हें कुछ और गंभीर होने से इनकार करने के लिए उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। एम्बुलेंस अपनी बत्तियां जलाकर आई, जिसने सड़क की खामोशी को तोड़ दिया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो अर्जुन ने लक्ष्मी को अपनी नजरों से ढूंढा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के गुस्से से कुछ अलग झलक रहा था। यह वास्तविक डर था। अस्पताल में जांचों ने पुष्टि की कि कोई गंभीर हृदय संबंधी समस्या नहीं थी, लेकिन तनाव का स्तर बहुत ज्यादा था। डॉक्टर स्पष्ट था, अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति बिगड़ सकती थी। उसने उसे धीमे होने, बेहतर सोने और सब कुछ अकेले न संभालने की सलाह दी। अर्जुन खामोशी से सुन रहा था। उसने बहस नहीं की। यह पहले से ही अजीब था। लक्ष्मी वेटिंग रूम में बैठी रही जबकि मीरा डॉक्टर से बात कर रही थी। उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा कि रवि को खोना और इतने सारे सवालों के साथ रहना कैसा होता। अर्जुन को कमजोर देखकर उसके अंदर कुछ हिल गया। यह दया नहीं थी, यह पहचानना था कि मुश्किल आदमी के पीछे कोई ऐसा भी था जो डरा हुआ था। जब उसे निगरानी के लिए एक कमरे में ले जाया गया तो लक्ष्मी धीरे से अंदर आई। अर्जुन ज्यादा शांत था, कुछ मॉनिटर से जुड़ा हुआ था। उसने उसे देखा और इस बार कोई व्यंग्य नहीं था। उसने उससे कहा कि उसे कमजोर महसूस करना नफरत था। लक्ष्मी पास आई और जवाब दिया कि उसकी जगह कोई भी थक जाएगा, कि यह कमजोरी नहीं थी, यह बहुत ज्यादा बोझ था। वह कुछ सेकंड तक खामोश रहा। फिर उसने स्वीकार किया कि दुर्घटना के बाद से उसे वास्तव में कुछ भी संसाधित करने का समय नहीं मिला था। पहले शारीरिक दर्द था, फिर गुस्सा, फिर कंपनी। उसने कभी खुद को रुकने नहीं दिया। यह स्वीकारोक्ति लंबी या नाटकीय नहीं थी, लेकिन यह ईमानदार थी। लक्ष्मी ने उसे भाषण नहीं दिए, बस उससे कहा कि उसे सब कुछ एक दिन में हल करने की जरूरत नहीं थी और मदद मांगने से वह कम सक्षम नहीं होता। अर्जुन ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। वह उसे सच में सुनता हुआ लग रहा था। उस रात वह अस्पताल में भर्ती रहा। मीरा को कुछ घंटों के लिए घर जाना पड़ा और लक्ष्मी ने रुकने की पेशकश की। यह उसके काम का सख्त हिस्सा नहीं था, लेकिन वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। आधी रात में अर्जुन एक बुरे सपने से परेशान होकर जाग गया। उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। लक्ष्मी ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उससे धीरे धीरे बात की, उसे याद दिलाया कि वह अस्पताल में था, कि सब कुछ नियंत्रण में था। धीरे धीरे वह शांत हो गया। उसने तुरंत हाथ नहीं हटाया। यह एक साधारण इशारा था, लेकिन इसने कुछ चिह्नित किया। अगली सुबह डॉक्टर ने उसे घर लौटने की अनुमति दी, इस शर्त पर कि वह अपनी गति धीमी करे। रास्ते में खामोशी अब असहज नहीं थी, बल्कि ज्यादा चिंतनशील थी। घर पहुंचने पर अर्जुन ने उस दिन की बैठकें रद्द करने को कहा। उसने लक्ष्मी से केवल जरूरी चीजें व्यवस्थित करने में मदद करने को कहा। पहली बार जब से वह आई थी, उसने बिना बहस किए आराम करना स्वीकार किया। वह अपने कमरे में लेट गया और आंखें बंद कर लीं, जबकि लक्ष्मी तकिए ठीक कर रही थी ताकि वह ज्यादा आरामदायक हो सके। बाहर जाने से पहले उसने उसे बुलाया।
उसने शांत रहने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अगर उसने जल्दी प्रतिक्रिया न की होती तो शायद सब कुछ बदतर होता। लक्ष्मी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसने बस वही किया जो कोई भी करेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे पता था कि हर कोई नहीं रुकता। इस चिकित्सा संकट ने उनके बीच की गतिशीलता को बदल दिया। इसने समस्याओं या वालरी के साथ तनाव को खत्म नहीं किया, लेकिन इसने एक बाधा तोड़ दी। अर्जुन ने उसे सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में देखना बंद कर दिया। उसने भरोसा करना शुरू कर दिया कि जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती तो वह भागेगी नहीं। और लक्ष्मी उसे अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर देखकर समझ गई कि कठोर स्वभाव के पीछे एक ऐसा आदमी था जो बहुत लंबे समय से डर और गुस्से का बोझ उठाए हुए था, बिना इसे जोर से कहे। अस्पताल में हुए संकट के बाद अर्जुन में कुछ बदलाव आया। यह एक दिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन यह उस दीवार में एक दरार थी जिसे वह 2 साल से बना रहा था। उसने थोड़ा ज्यादा सोना शुरू कर दिया, डॉक्टर द्वारा सुझाए गए समय सारिणी को स्वीकार करना शुरू कर दिया और कंप्यूटर के सामने बिताए गए घंटों को कम कर दिया। लक्ष्मी ने देखा कि वह अब किसी भी बात पर उसी गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं करता था। वह अभी भी मांग करने वाला था, लेकिन ऐसे पल आते थे जब वह ज्यादा बात करने के लिए तैयार लगता था। एक दोपहर जब आसमान बादलों से घिरा था और घर सामान्य से ज्यादा खामोश था, अर्जुन ने बगीचे में जाने को कहा। लक्ष्मी ने सावधानी से उसकी मदद की और उसे उस जगह तक ले गई जहां एक बड़ा पेड़ था जो छाया देता था। वे वहीं खड़े होकर हवा को पत्तियों को हिलाते हुए सुनते रहे। कई मिनट बीत गए बिना किसी के कुछ कहे। अचानक अर्जुन ने उसे देखे बिना बात की। उसने कहा कि उसने कभी किसी को नहीं बताया कि दुर्घटना की रात वास्तव में क्या हुआ था। लक्ष्मी ने तुरंत जवाब दिया, बस बेंच पर बैठ गई और इंतजार किया। उसने गहरी सांस ली और शुरू हुआ। उसने बताया कि उस रात उसने न केवल कुछ ड्रिंक्स लिए थे, बल्कि राजेश के साथ एक बहस से भी परेशान था। उसने कहा कि रात के खाने से पहले उन्होंने एक बड़े निवेश के बारे में बात की थी जिससे वह सहमत नहीं था। राजेश जोर दे रहा था कि यह एक अनूठा अवसर था। अर्जुन ने उस बातचीत को किसी और दिन के लिए टालने का फैसला किया, लेकिन वह बात उसके दिमाग में घूमती रही। जब मीरा ने गाड़ी चलाते समय फोन किया तो वह पहले से ही नाराज था। उसने जरूरत से ज्यादा आवेग से जवाब दिया। जब वह उससे बात कर रहा था तो उसने बहुत देर बाद ट्रक की बत्तियां देखीं। उसने कहा कि वह अभी भी टक्कर की आवाज सुन सकता है जब भी वह आंखें बंद करता है। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन वह ज्यादा धीमी लग रही थी। लक्ष्मी उसे बिना टोके सुनती रही। अर्जुन ने स्वीकार किया कि महीनों तक उसने उस फोन कॉल के लिए मीरा को दोषी ठहराया, हालांकि अंदर ही अंदर उसे पता था कि जवाब देने का फैसला उसका अपना था। उसने यह भी कहा कि कभी कभी वह सोचता था कि क्या दुर्घटना सिर्फ बदकिस्मती थी या कुछ और भी इसमें शामिल था। वह आखिरी वाक्य लक्ष्मी को सतर्क कर गया। उसने समझाया कि आधिकारिक जांच रिपोर्ट में बारिश और अत्यधिक गति की बात की गई थी, लेकिन कुछ विवरण थे जो उसे कभी समझ नहीं आए। उदाहरण के लिए उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले उसने देखा था कि एसयूवी के ब्रेक अलग महसूस हो रहे थे। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना थी। दुर्घटना के बाद एसयूवी पूरी तरह से नष्ट हो गई और किसी ने कुछ भी दोबारा नहीं देखा। जब वह सर्जरी में था तो राजेश ने सभी कागजात का ध्यान रखा। अर्जुन ने कहा कि उस समय वह अपने पैरों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करने में इतना व्यस्त था कि कुछ भी सवाल नहीं कर पाया। लेकिन अब कंपनी में अनियमितताओं के साथ वे यादें जोर से लौट रही थीं। लक्ष्मी को सिहरन हुई। वह नहीं जानती थी कि यह एक वास्तविक संदेह था या सिर्फ मन स्पष्टीकरण ढूंढ रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या उसने कभी इसके बारे में किसी से बात की थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने कहा कि यह पागलपन लगता था कि जब सब कुछ एक साधारण दुर्घटना लगता था तो कोई भी सिद्धांत सुनना नहीं चाहता था। इसके अलावा अपने ही परिवार पर संदेह करना उसे असहनीय लगता था। लक्ष्मी ने उसे ध्यान से देखा। उसने उससे कहा कि सवाल करना आरोप लगाने जैसा नहीं था, कि अगर कुछ बातें स्पष्ट नहीं थीं तो उनकी समीक्षा करना वैध था। अर्जुन ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर एक छोटी सी हंसी हंसा, बिना उपहास के। उसने कहा कि उसके साथ इसके बारे में बात करना अजीब था, कि वह उसे मुश्किल से जानती थी और फिर भी वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसके साथ उसे लगता था कि वह बिना पागल या कमजोर देखे यह कह सकता था। वह टिप्पणी उन दोनों के बीच तैरती रही। यह कोई रोमांटिक घोषणा नहीं थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम था। उसी पल मीरा बगीचे में आई। उसके हाथ में मोबाइल था और चेहरा चिंतित था। उसने कहा कि वॉलरी ने अर्जुन से सलाह लिए बिना ऑफिस में एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। उसने भौहें चढ़ाईं। उसने कहा कि किसी को भी उसकी मंजूरी के बिना महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेने चाहिए। मीरा बोलने से पहले हिचकिचाई।
उसने स्वीकार किया कि लंबे समय से उसे लगता था कि राजेश और वॉलरी कंपनी को ऐसे चला रहे थे जैसे कि वह उनकी अपनी हो, कि कई बार वे उसे महत्वपूर्ण बातचीत से बाहर रखते थे। अर्जुन खामोश रहा। उसने बगीचे को देखा, फिर अपनी बहन को, फिर लक्ष्मी को। यह स्पष्ट था कि उसके दिमाग में टुकड़े जुड़ने लगे थे। उस रात स्टडी में अर्जुन ने लक्ष्मी से दुर्घटना के एसयूवी के बीमा फाइलें ढूंढने को कहा। वह सब कुछ शुरू से समीक्षा करना चाहता था। जब वह भूली हुई दर्राज में रखी शारीरिक फाइलों में खोज रही थी तो वह उससे ज्यादा बात कर रहा था जितना वह आमतौर पर करता था। उसने स्वीकार किया कि टक्कर के दिन उसे लगा था कि ब्रेक पैडल ने 1 सेकंड देर से प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि शायद यह सिर्फ डर था, लेकिन वह इसे नजरअंदाजा नहीं कर सकता था। लक्ष्मी को बीमा फाइल मिली और उसने उसे सौंप दी। अर्जुन ने एक एक पन्ने को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। तकनीकी रिपोर्टें थीं, वाहन की तस्वीरें थीं, बयान थे। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। हालांकि एक विस्तृत यांत्रिक रिपोर्ट गायब थी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसे याद आया कि बीमा कंपनी को एक रिपोर्ट बनानी थी। उसने कागजात में खोजा और उसे नहीं मिली। इस अनुपस्थिति ने उसके अंदर कुछ जगाया। यह किसी बात का सबूत नहीं था, लेकिन यह एक गायब टुकड़ा था। लक्ष्मी ने देखा कि उसकी नजरें कठोर हो गईं, बेकाबू गुस्से से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से। उसने उससे पूछा कि वह क्या करने वाला है। अर्जुन ने जवाब दिया कि पहले वह पुष्टि करेगा कि क्या वह रिपोर्ट मौजूद थी, और अगर ऐसा था तो वह फाइल में क्यों नहीं थी। उसने आरोप या दोषियों की बात नहीं की, बस जवाब ढूंढने की बात की। लक्ष्मी के उस रात जाने से पहले अर्जुन ने उसे एक बार फिर रोका। उसने उससे कहा कि 2 साल तक वह इस बात से आश्वस्त होकर जिया कि उसकी जिंदगी उसकी गलती से खत्म हो गई थी, कि शायद ऐसा ही था, लेकिन उसे यकीन करना था। उसने उसे बिना आलोचना के सुनने के लिए धन्यवाद दिया। लक्ष्मी ने जवाब दिया कि कभी कभी सबसे मुश्किल सच्चाई नहीं होती, बल्कि उसे देखने की हिम्मत करना होता है। उसने उसे खामोशी से देखा, जैसे वह अपनी आया से ज्यादा कुछ और देख रहा हो। और जैसे ही घर में फिर से खामोशी छा गई, दुर्घटना के बारे में वह स्वीकारोक्ति एक संजोई हुई याद से ज्यादा कुछ और बन गई। वह एक संदेह की शुरुआत बन गई जो सब कुछ बदल सकता था। जिस दिन से अर्जुन ने दुर्घटना के कागजात की समीक्षा करना शुरू किया, वॉलरी का लक्ष्मी के प्रति रवैया पूरी तरह से बदल गया। अब वह केवल ठंडी नजरें या शिष्टाचार के डिस्फ्रेज्ड टिप्पणियां नहीं थीं। अब कुछ ज्यादा सीधा, ज्यादा स्पष्ट था। वह उसे एक खतरे के रूप में देखती थी, और लक्ष्मी को हर बार यह महसूस होता था जब वे गलियारे में एक दूसरे से नजरें मिलाते थे। एक सुबह जैसे ही वह घर पहुंची, उसने देखा कि माहौल अजीब था। कुक उससे आंखें मिलाने से बच रहा था, और प्रवेश द्वार पर गार्ड सामान्य से ज्यादा गंभीर था। जब वह स्टडी रूम में घुसी तो अर्जुन वहां नहीं था। उसकी जगह वॉलरी थी, मेज के सामने कुछ दस्तावेजों की समीक्षा करती हुई बैठी थी। लक्ष्मी के दरवाजे पर आने पर उसने धीरे धीरे नजर उठाई। उसने उसे दरवाजा बंद करने को कहा। उसका लहजा दृढ़ था, पहले की उस झूठी मधुरता के बिना। उसने कहा कि ऑफिस से कुछ महत्वपूर्ण कागजात गायब हो गए थे और घर में वह एकमात्र नई व्यक्ति थी। लक्ष्मी को लगा कि उसका दिल जोर से धड़क गया। उसे समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। उसने पूछा कि कौन से दस्तावेज थे। वॉलरी ने जवाब दिया कि वे हाल के निवेश से संबंधित अनुबंध थे और अर्जुन ने उन्हें पिछले दिन मांगा था। उसके बाद अनुसार कोई और स्टडी रूम में नहीं आया था। आरोप स्पष्ट था, हालांकि उसने सीधे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लक्ष्मी ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं छुआ था जो उससे नहीं मांगा गया था। वॉलरी ने बाहें बांध लीं और कहा कि चीजें मेल नहीं खाती थीं। उसी पल अर्जुन स्टडी रूम में आया। उसने तनाव को तुरंत भांप लिया। उसने पूछा कि क्या हो रहा था। वॉलरी ने लक्ष्मी के कुछ कहने से पहले बात पकड़ ली। उसने समझाया कि दस्तावेज गायब थे और जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें यह जांचने की जरूरत थी कि किसको पहुंच थी। वह लक्ष्मी की ओर देखती हुई बात कर रही थी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसने पूछा कि कौन से दस्तावेज थे। वॉलरी ने अनुबंधों का जिक्र किया। अर्जुन एक पल के लिए सोचने लगा और फिर कहा कि उसने खुद उन्हें पिछली रात एक दूसरे डिजिटल फोल्डर में स्थानांतरित कर दिया था। खामोशी भारी थी। वॉलरी ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। उसने खुद को संयमित रखने की कोशिश की और कहा कि शायद कुछ भ्रम हुआ था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आरोप लगाया जा चुका था। लक्ष्मी को राहत और गुस्से का मिश्रण महसूस हुआ, गलती के लिए नहीं बल्कि इरादे के लिए। अर्जुन ने वॉलरी को ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जो मैत्रीपूर्ण नहीं थी। उसने उससे कहा कि किसी को इंगित करने से पहले उसे सुनिश्चित होना चाहिए। वॉलरी ने जवाब दिया कि वह सिर्फ कंपनी के हितों की रक्षा कर रही थी।
फिर वह तेजी से कदमों के साथ स्टडी रूम से बाहर निकल गई। जब वे अकेले रह गए तो अर्जुन ने लक्ष्मी को खामोशी से देखा। उसने उससे ईमानदार होने को कहा कि अगर उसे कभी भी स्थिति से असहज महसूस हो तो वह उसे बताए। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। उसने स्वीकार किया कि उसे असहज महसूस हो रहा था, लेकिन काम के कारण नहीं, बल्कि जिस तरह से वालरी उसके साथ व्यवहार कर रही थी। उसने कहा कि वह पारिवारिक समस्याओं में पड़ने के लिए यहां नहीं थी, लेकिन वह अनुचित आरोपों को भी स्वीकार नहीं करेगी। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। पहली बार ऐसा लगा कि वह समझ रहा था कि दबाव केवल उस पर ही नहीं था। उस दोपहर चीजें और बिगड़ गईं। वालरी राजेश के साथ वापस आई और अर्जुन के साथ एक निजी बैठक की मांग की। उन्होंने जोर दिया कि लक्ष्मी की उपस्थिति विचलित कर रही थी और विवाद पैदा कर रही थी। राजेश ने कहा कि जब से वह आई थी, अर्जुन ज्यादा अविश्वासी हो गया था और इससे कंपनी की स्थिरता प्रभावित हो रही थी। अर्जुन बिना टोके सुन रहा था। वालरी और आगे बढ़ गई। उसने सुझाव दिया कि शायद लक्ष्मी उसके फैसलों को प्रभावित कर रही थी। जहां संदेह नहीं था, वहां संदेह पैदा कर रही थी। यह एक सीधा वार था। जब लक्ष्मी को स्टडी रूम में बुलाया गया तो उसे पता था कि कुछ बड़ा हो रहा था। वह सिर उठाकर अंदर आई, हालांकि अंदर से उसे डर महसूस हो रहा था। राजेश ने पहले बात की। उसने कहा कि सभी की भलाई के लिए सबसे अच्छा यही था कि वह कोई और नौकरी ढूंढ ले, कि अगर वह तुरंत चली जाती है तो कंपनी उसे मुआवजा दे सकती है। लक्ष्मी ने अर्जुन को देखा। उसने पहले कुछ नहीं कहा। वालरी ने इस चुप्पी का फायदा उठाकर विचार को और मजबूत किया। उसने कहा कि घर को शांति की जरूरत थी, संदेह की नहीं। लक्ष्मी को लगा कि उसका गला बंद हो रहा है, लेकिन वह रोने वाली नहीं थी। उसने समझाया कि उसने कभी अपने काम में कोई कमी नहीं की थी, कि वह हमेशा पारदर्शी रही थी और अगर वे उसे निकालना चाहते थे तो वह इसे स्वीकार करेगी, लेकिन झूठे आरोपों के तहत नहीं। अर्जुन ने बहस रोकने के लिए हाथ उठाया। उसकी आवाज स्पष्ट थी। उसने कहा कि उसके घर में कौन काम करता है, यह फैसला केवल उसका था। उसने राजेश और वालरी को सीधे देखा। उसने आश्वासन दिया कि लक्ष्मी कहीं नहीं जा रही थी। खामोशी भारी थी। वालरी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे नहीं करने दिया। उसने कहा कि अगर कोई अविश्वास पैदा कर रहा था तो वह व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। राजेश ने होंठ भींच लिए और वालरी को हाथ से पकड़कर स्टडी रूम से बाहर निकल गया, इससे पहले कि बहस और बढ़ जाए। जब दरवाजा बंद हुआ तो लक्ष्मी ने अपनी सांस छोड़ी जो उसने रोक रखी थी। अर्जुन कुर्सी पर थककर बैठ गया। उसने उसे इस सब के लिए उजागर करने के लिए माफी मांगी। उसने सिर हिलाया। उसने कहा कि वह समझती थी कि स्थिति जटिल थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह अब केवल वह आया नहीं थी जिसे नौकरी की जरूरत थी। अब वह एक ऐसी लड़ाई के बीच में थी जिसे उसने नहीं मांगा था। उस रात घर से निकलते समय उसने देखा कि गार्ड फिर से उससे आंखें मिलाने से बच रहा था। उसे पता था कि अफवाहें पहले ही फैल रही थीं। वालरी शांत नहीं बैठने वाली थी, और हालांकि अर्जुन ने उसका बचाव किया था, इससे केवल तनाव और बढ़ा था। बस स्टॉप की ओर चलते हुए लक्ष्मी ने अपने बच्चों और दांव पर लगी चीजों के बारे में सोचा। उसे पता था कि सबसे आसान रास्ता जाना होगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वह अब चली जाती है तो वह अर्जुन को अकेले ही उस चीज के बीच छोड़ देगी जो स्पष्ट रूप से ठीक नहीं थी। और पहली बार जब से उसने नौकरी स्वीकार की थी, उसने समझा कि रुकना केवल एक आर्थिक जरूरत नहीं थी, यह एक ऐसा फैसला था जो सभी की नियति बदल सकता था। उस बैठक के बाद जिसमें अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया था कि लक्ष्मी नहीं जा रही थी, घर पूरी तरह से बदल गया। यह पहली नजर में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा में महसूस हो रहा था। कर्मचारी जब वह गुजरती थी तो ज्यादा धीमी आवाज में बात करते थे। वालरी अब बिना दस्तक दिए स्टडी में नहीं आती थी, लेकिन जब वह आती थी तो लक्ष्मी की ओर उसकी नजर सीधी होती थी, अस्वीकृति छिपाने की कोशिश किए बिना। अर्जुन इसके विपरीत पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ लग रहा था। उसी सुबह उसने पिछले 2 सालों में हस्ताक्षरित सभी अनुबंध लाने को कहा। वह उनकी एक एक करके समीक्षा करना चाहता था। लक्ष्मी ने डेस्क को पहले कभी नहीं की तरह व्यवस्थित किया। उसने दस्तावेजों को तारीख, निवेश के प्रकार और शामिल कंपनी के अनुसार अलग किया। वे खामोशी से काम करते थे, लेकिन यह खामोशी पहले कुछ हफ्तों की खामोशी से अलग थी। अब एक साझा लक्ष्य था। इस समीक्षा के बीच अर्जुन को कुछ ऐसा मिला जिसने उसे रोक दिया। उन तारीखों पर उसकी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अधिकृत भुगतानों की एक श्रृंखला। जब वह अस्पताल में था, अभी भी भारी नींद की दवाओं के प्रभाव में था। उसने स्क्रीन को कई बार देखा, जैसे वह उम्मीद कर रहा हो कि वह अपने आप बदल जाएगी। उसने तुरंत मीरा को बुलाया। उसने पुष्टि की कि उन तारीखों पर वह मुश्किल से होश में था। इससे एक स्पष्ट अलार्म बज गया।
लक्ष्मी को लगा कि उसका पेट कस गया है। यह अब सिर्फ एक हल्का संदेह नहीं था, यह कुछ ज्यादा गंभीर था। अर्जुन ने सिस्टम विभाग को यह सत्यापित करने के लिए कहा कि वे प्राधिकरण किस डिवाइस से किए गए थे। जवाब घंटों बाद आया। ऑपरेशन केंद्रीय कार्यालय से किए गए थे, उसके घर से या अस्पताल से नहीं। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। उसने आवाज ऊंची नहीं की, उसने कुछ नहीं मारा। यह शांति किसी भी चीख से ज्यादा बेचैन करने वाली थी। उस दोपहर वालरी फिर से दिखाई दी। इस बार उसका लहजा ज्यादा संयमित था। उसने कहा कि उसने सुना था कि वे डिजिटल हस्ताक्षरों की समीक्षा कर रहे थे और शायद यह एक तकनीकी गलती थी। अर्जुन ने उसे बात करने दिया। जब वह खत्म हुई तो उसने उसे प्राधिकरणों में से एक की सटीक तारीख और समय दिखाया। उसने सीधे पूछा कि ऑफिस में उसकी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तक किसकी पहुंच थी। वालरी ने राजेश और वित्तीय विभाग का जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई। अर्जुन ने सामान्य से ज्यादा समय तक उसकी नजरें मिलाईं। उसने कहा कि वह एक स्वतंत्र बाहरी ऑडिट की मांग करने जा रहा है। यह शब्द एक बम की तरह गिरा। वालरी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि इससे साझेदारों को एक नकारात्मक संदेश जाएगा, कि इससे अविश्वास पैदा होगा। लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब वालरी जरूरत से ज्यादा जोर से दरवाजा बंद करके चली गई तो लक्ष्मी डेस्क के सामने खड़ी रही। उसे समझ नहीं आया कि कुछ कहना चाहिए या नहीं। अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी। उसने उससे कहा कि अगर उसने उस दिन फाइलों की समीक्षा करने पर जोर न दिया होता तो शायद उसे कभी कुछ पता न चलता। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। उसने उसे याद दिलाया कि जांच करने का फैसला उसका था। उसने उसे एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसमें सम्मान और कुछ ज्यादा नरम मिश्रण था। उस रात जब वे आखिरी दस्तावेज व्यवस्थित कर रहे थे तो अर्जुन ने उससे पहली बार कुछ व्यक्तिगत पूछा। उसने पूछा कि उसने अपने पति की मृत्यु का सामना कैसे किया था। सवाल ने उसे हैरान कर दिया। लक्ष्मी को जवाब देने में कुछ सेकंड लगे। उसने बताया कि शुरुआत में उसे पता ही नहीं था कि बिस्तर से कैसे उठा जाए, कि उसे गुस्सा, अपराध और डर एक साथ महसूस हो रहा था। लेकिन उसके बच्चे हर दिन उसे देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह आगे बढ़ेगी। इससे उसे हिलने पर मजबूर होना पड़ा, भले ही उसमें ताकत न हो। अर्जुन बिना टोके सुन रहा था। फिर उसने कहा कि उसके पास ऐसे बच्चे नहीं थे जो उसे ऐसे देखते, कि शायद इसीलिए उसने खुद को इतने लंबे समय तक फंसा रहने दिया। लक्ष्मी ने जवाब दिया कि यह बच्चों का सवाल नहीं था, बल्कि खुद के लिए उठने का फैसला करना था। यह टिप्पणी कोई सबक नहीं थी, यह एक सीधी सच्चाई थी। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। अगले दिन ऑडिट की पहली प्रारंभिक रिपोर्ट आई। इसने कई परिचालनों में महत्वपूर्ण अनियमितताओं की पुष्टि की। कुछ हस्तांतरण फर्जी कंपनियों से जुड़े थे। अर्जुन ने एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ा, कई मिनटों तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने अगले दिन राजेश को बुलाने को कहा। तनाव घर के कर्मचारियों में भी महसूस हो रहा था। मीरा घबराई हुई थी। वह इधर उधर घूम रही थी, यह नहीं जानते हुए कि अपने ही पति के कुछ अवैध में शामिल होने की संभावना का सामना कैसे करे। लक्ष्मी अलग रही, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती रही, लेकिन उसे पता था कि वह एक ऐसे तूफान के बीच में थी जो अभी शुरू ही हुआ था। उस रात जब उसने अर्जुन को उसके कमरे में ले जाने में मदद की तो उसने उसे जाने से पहले रोका। उसने उससे कहा कि राजेश के साथ बैठक में जो कुछ भी हो, वह उसे बताना चाहता था कि उसे उस पर भरोसा था कि वह उसे बिना सबूत के फिर से इंगित करने की अनुमति नहीं देगा। लक्ष्मी को गले में गांठ महसूस हुई। उसने लंबे शब्दों में जवाब नहीं दिया, बस धन्यवाद कहा और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद करते समय उसने एक पल के लिए अपनी पीठ दीवार से टिका दी। उसे एहसास हुआ कि बिना चाहे वह उस आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण हो गई थी जो शुरुआत में उसे गुस्से के बिना मुश्किल से देख पाता था। और अब ऑडिट मेज पर और एक पारिवारिक टकराव के फटने के करीब होने के साथ अर्जुन ने अभी अभी जो विश्वास दिया था वह केवल एक दयालु इशारा नहीं था, यह एक स्पष्ट घोषणा थी कि वह उस लड़ाई में अब अकेला नहीं था। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद अगली सुबह घर में एक भारी खामोशी के साथ शुरू हुई। अर्जुन ने नाश्ते के दौरान लगभग बात नहीं की। उसकी नजरें कहीं और टिकी हुई थीं, जैसे वह हर अंक को अपने दिमाग में दोहरा रहा हो। लक्ष्मी ने देखा कि बाहरी शांति के बावजूद अंदर ही अंदर वह एक लड़ाई लड़ रहा था। राजेश के साथ बैठक कुछ घंटों में होनी थी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिजियोथेरेपिस्ट समय पर आया। हर मंगलवार और गुरुवार की तरह हफ्तों तक वे सत्र संक्षिप्त और तनावपूर्ण रहे थे। अर्जुन आधे में रद्द कर देता था या बस नए अभ्यास करने से मना कर देता था। लेकिन उस दिन अलग था। जब थेरेपिस्ट ने पूछा कि क्या वे हमेशा की तरह काम करेंगे, तो अर्जुन ने जवाब दिया कि वह कुछ ज्यादा चुनौतीपूर्ण कोशिश करना चाहता था।
लक्ष्मी ने हैरान होकर ऊपर देखा। थेरेपिस्ट एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर समझाया कि वे धड़ को मजबूत करने और संतुलन सुधारने के लिए अभ्यास आजमा सकते हैं। उसने चमत्कारों का वादा नहीं किया, लेकिन निरंतरता होने पर छोटे छोटे सुधारों का वादा किया। अर्जुन ने बिना व्यंग्य के सिर हिलाया। सत्र बुनियादी हरकतों से शुरू हुआ। लक्ष्मी एक तरफ खड़ी रही, जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार थी। अर्जुन के चेहरे पर प्रयास दिखाई दे रहा था। हर दोहराव उसे महंगा पड़ रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने रुकने को नहीं कहा। एक पल में थेरेपिस्ट ने सुझाव दिया कि वे विशेष समानांतर बारों पर कुछ सेकंड तक खुद को सहारा देने की कोशिश करें, जिन्हें हफ्तों पहले स्थापित किया गया था और जिनका लगभग कभी उपयोग नहीं किया गया था। अर्जुन ने बारों को ऐसे देखा जैसे वे एक व्यक्तिगत चुनौती हों। लक्ष्मी को पेट में गांठ महसूस हुई। उसे पता था कि यह कोशिश हताशा में खत्म हो सकती है। थेरेपिस्ट और उसकी मदद से अर्जुन ने खुद को स्थिति में रखा। उसके हाथों ने बारों को मजबूती से पकड़ लिया। थेरेपिस्ट ने 3 तक गिना और समर्थन के साथ अर्जुन ने अपने शरीर का वजन थोड़ा ऊपर उठाया। वह पूरी तरह से खड़ा नहीं था, लेकिन पूरी तरह से बैठा भी नहीं था। यह सिर्फ 1 सेकंड था, फिर दूसरा। उसकी बाहें कांप रही थीं। लक्ष्मी ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा था जो उसने इस घर में आने के बाद से नहीं देखा था। गुस्से के बिना दृढ़ संकल्प। जब वह फिर से बैठ गया तो वह तेजी से सांस ले रहा था। वह मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसने कोशिश को भी नहीं कोसा। उसने इसे दोहराने को कहा। उन्होंने कई बार और कोशिश की। वह ज्यादा देर तक खुद को सहारा नहीं दे पाया, लेकिन हर कोशिश एक छोटा सा सुधार था। सत्र खत्म होने पर थेरेपिस्ट ने कहा कि अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो वे एक ज्यादा गहन कार्यक्रम के साथ काम कर सकते हैं। अर्जुन थक गया था, लेकिन केंद्रित था। यह फैसला कोई संयोग नहीं था। लक्ष्मी को पता था, कंपनी की समीक्षा, दुर्घटना पर संदेह, किसी करीबी के संभावित विश्वासघात, ये सब उसके अंदर कुछ हिला रहा था। ऐसा था जैसे उसके जीवन पर नियंत्रण फिर से पाना केवल पैसे या दस्तावेजों के बारे में नहीं था, बल्कि उसके अपने शरीर के बारे में भी था। थेरेपी के बाद अर्जुन ने लक्ष्मी के साथ कुछ मिनट अकेले में बिताने को कहा। उसने उससे कहा कि 2 साल तक उसने खुद को इस बात से आश्वस्त किया था कि दोबारा चलने की कोशिश करना समय बर्बाद करना था, कि वह कंपनी पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता था, क्योंकि कम से कम वहां उसे लगता था कि वह कुछ जीत सकता था। लेकिन अब वह समझ गया था कि अगर उसे वह सब कुछ सामना करना था जो वह खोज रहा था, तो उसे हर मायने में मजबूत होना होगा। लक्ष्मी ने उसे ध्यान से सुना। उसने उसे यह नहीं कहा कि सब कुछ आसान होगा, बस जवाब दिया कि छोटे छोटे सुधार भी मायने रखते हैं। बाद में राजेश बैठक के लिए आया। दरवाजे से अंदर आते ही तनाव स्पष्ट था। अर्जुन ने उसे स्टडी रूम में मेज पर ऑडिट रिपोर्ट के साथ रिसीव किया। लक्ष्मी पास में कागजात व्यवस्थित करती रही, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। बातचीत औपचारिक रूप से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही सीधी हो गई। अर्जुन ने अनियमितताओं, डिजिटल हस्ताक्षरों, फर्जी कंपनियों को दिखाया। राजेश ने हर बात को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब अब पहले जैसे आत्मविश्वासी नहीं थे। जब अर्जुन ने स्पष्टीकरण न होने पर औपचारिक शिकायत की संभावना का उल्लेख किया, तो राजेश पहली बार शांत नहीं रह पाया। उसने कहा कि उसने सब कुछ कंपनी की रक्षा के बारे में सोचा था जब वह अक्षम था। उस शब्द ने अर्जुन में कुछ जगाया, अक्षम। उसके बाद की खामोशी भारी थी। अर्जुन ने उससे कहा कि व्हीलचेयर में होने का मतलब खेल से बाहर होना नहीं था, कि उसने कभी भी अपनी सीधी अनुमति के बिना उसकी हस्ताक्षर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी। राजेश उससे नजरें चुरा रहा था। बैठक बिना किसी स्पष्ट समाधान के समाप्त हुई, लेकिन एक दृढ़ चेतावनी के साथ। अर्जुन ने सभी खातों तक पूरी पहुंच की मांग की और घोषणा की कि ऑडिट अंत तक जारी रहेगा। जब राजेश चला गया तो घर में एक असहज खामोशी छा गई। मीरा टूट गई थी। वह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि उसका पति उस सीमा को पार कर सकता था। लक्ष्मी अपनी जगह से समझ रही थी कि संघर्ष अभी शुरू ही हुआ था। उस दोपहर सभी उम्मीदों के विपरीत अर्जुन ने सुबह के कुछ अभ्यासों को दोहराने को कहा, भले ही थेरेपिस्ट के बिना। लक्ष्मी ने उसे बारों के सामने खड़ा होने में मदद की। इस बार वह पहले से 1 सेकंड ज्यादा खुद को सहारा दे पाया। यह न्यूनतम था, दूर से देखने वाले किसी के लिए लगभग अगोचर, लेकिन उसके लिए इसका मतलब बहुत बड़ा था। जब वह फिर से बैठ गया तो उसकी सांसें कांप रही थीं। लक्ष्मी यह सुनिश्चित करने के लिए उसके सामने झुकी कि वह ठीक था। उनकी नजरें एक ही ऊंचाई पर मिलीं। कोई बड़े शब्द नहीं थे, बस एक साझा निश्चितता थी। वह सच में लड़ना शुरू कर रहा था, न केवल अपने आसपास के विश्वासघात के खिलाफ, बल्कि इस विचार के खिलाफ भी कि उसकी जिंदगी उस बरसात की रात खत्म हो गई थी।
और जैसे जैसे सूरज घर की खिड़कियों के पीछे ढलना शुरू हुआ, अर्जुन अब उस आदमी जैसा नहीं लग रहा था जो उम्मीद कर रहा था कि सब कुछ अपने आप हल हो जाएगा। अब वह जो उसे छीना गया था, उसे कदम दर कदम वापस पाने के लिए दृढ़ था, भले ही हर कदम अभी भी बारों और उस ताकत पर निर्भर करता था जो अभी अभी वापस आनी शुरू हुई थी। अर्जुन में आया बदलाव न केवल कंपनी या थेरेपी में नजर आता था, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में भी दिखने लगा था जो पहले मौजूद नहीं थीं। एक दोपहर जब लक्ष्मी घर जाने के लिए अपनी तैयारी कर रही थी, उसे आरव और सिया की देखभाल करने वाली पड़ोसी का फोन आया। उसने कहा कि उसे एक पारिवारिक आपातकाल था और वह उस रात बच्चों के साथ नहीं रह पाएगी। लक्ष्मी को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। उसके पास किसी और को बुलाने के लिए नहीं था। उसने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाने से पहले कुछ सेकंड तक हिचकिचाई। जब वह अंदर आई तो अर्जुन ने ऊपर देखा। उसने तुरंत देखा कि कुछ ठीक नहीं था। लक्ष्मी ने जल्दी से, लगभग शर्मिंदगी से स्थिति समझाई। उसने कहा कि अगर जरूरी हो तो वह तुरंत चली जाएगी, लेकिन शायद अगले दिन उसे एक ज्यादा स्थायी समाधान खोजना होगा। अर्जुन ने उसे खामोशी से सुना। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसे अवाक कर दिया। उसने उससे कहा कि वह बच्चों को उसी दोपहर घर ला सकती है। लक्ष्मी ने हैरान होकर आंखें खोलीं। उसने यह कहने की कोशिश की कि वह असुविधा नहीं पैदा करना चाहती, कि चीजों को मिलाना पेशेवर नहीं था, लेकिन अर्जुन ने जोर दिया। उसने कहा कि घर काफी बड़ा था और उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वास्तव में वह लंबे समय से देख रहा था कि वह हमेशा बिना पीछे देखे भागती रहती थी, जैसे उसकी जिंदगी एक निरंतर दौड़ थी। उस रात आरव और सिया डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ घर के गेट से अंदर आए। आरव 9 साल का, बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। सिया 6 साल की, अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। अर्जुन ने उन्हें हॉल में रिसीव किया। वह अपनी व्हील चेयर में सामान्य से ज्यादा सीधी मुद्रा में बैठा था। लक्ष्मी तनावग्रस्त थी, किसी भी असहज टिप्पणी के लिए तैयार थी, लेकिन वह नहीं आई। अर्जुन ने उनके नाम पूछे और उन्हें घर के पीछे के विशाल बगीचे की ओर इशारा किया। उसने उनसे कहा कि वे वहां खेल सकते हैं, बशर्ते वे किसी वयस्क के बिना स्विमिंग पूल के पास न दौड़ें। आरव ने उस जगह को ऐसे देखा जैसे वह एक निजी पार्क हो। सिया आखिरकार छूट गई और घास की ओर दौड़ी। बच्चों की हंसी ने घर को इस तरह भर दिया जो लंबे समय से नहीं सुना गया था। अर्जुन उन्हें छत से देख रहा था। शुरुआत में वह असहज लग रहा था, जैसे उसे पता न हो कि अपने हाथ कहाँ रखें। लेकिन जब आरव एक गेंद लेकर पास आया और उससे पूछा कि क्या वह फुटबॉल खेलना जानता है, तो उसकी अभिव्यक्ति में कुछ बदल गया। अर्जुन हल्की हंसी हंसा और कहा कि वह पहले काफी खराब खेलता था। आरव ने जोर दिया कि वह बैठे हुए गोलकीपर बन सकता है। लक्ष्मी ने अपनी सांस रोक ली। डर रही थी कि अर्जुन को अपमानित महसूस होगा, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। उन्होंने गमलों से बनाए गए एक छोटे से गोल के सामने अपनी जगह ली। आरव धीरे से किक मारता था और अर्जुन गेंद को हाथों से रोकने की कोशिश करता था। यह कोई सही खेल नहीं था, लेकिन यह वास्तविक था। सिया बाद में शामिल हुई, हर गोल को ऐसे मनाती थी जैसे वह एक फाइनल हो। लक्ष्मी दूर से राहत और किसी गहरी भावना के मिश्रण के साथ देख रही थी, जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी। यह दृश्य किसी के मूल योजना का हिस्सा नहीं लग रहा था। बाद में जब बच्चे रसोई में खाना खा रहे थे, तो अर्जुन ने लक्ष्मी से उसके पति के बारे में पूछा। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन जवाब देने का फैसला किया। उसने बताया कि रवि एक मैकेनिक था जो हमेशा अपनी खुद की वर्कशॉप खोलने का सपना देखता था। उसे मारने वाली दुर्घटना तेज थी, एक माध्यमिक सड़क पर टक्कर। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसने कोई बेतुके सवाल नहीं पूछे, बस कहा कि वह समझता था कि जिंदगी एक पल में कैसे बदल जाती है। वह वाक्य उन दोनों के बीच तैरता रहा, अलग अलग लेकिन समान रूप से दर्दनाक अनुभवों से भरा हुआ था। जब सोने का समय हुआ तो लक्ष्मी अपने घर वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन अर्जुन ने उन्हें मेहमानों के कमरों में से एक में रुकने की पेशकश की। उसने कहा कि देर हो चुकी थी और वह नहीं चाहता था कि वे रात में यात्रा करें। लक्ष्मी ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया। उस रात बच्चों के सोने के बाद लक्ष्मी गलियारे में निकली और अर्जुन को अंधेरे बगीचे की ओर देखते हुए पाया। वह पास आई और उन्हें रुकने की अनुमति देने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने जवाब दिया कि घर नई आवाजों के साथ अलग लग रहा था, ज्यादा जीवंत। उसने स्वीकार किया कि वह भूल गया था कि बच्चे की हंसी कैसी लगती है। लक्ष्मी ने उसे खामोशी से देखा। यह कोई नाटकीय स्वीकारोक्ति नहीं थी, लेकिन ईमानदार थी। अगले दिन आरव जल्दी नीचे आया और अर्जुन को स्टडी में पाया। बिना डरे उसने उससे कंपनी के बारे में, बड़ी इमारतों का निर्माण कैसे होता है के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए।
अर्जुन ने धैर्य से जवाब दिया। उसे सरल बातें समझाईं, एक कागज पर चित्र बनाते हुए। लक्ष्मी दरवाजे से उस दृश्य को देख रही थी जिसकी उसने हफ्तों पहले कभी कल्पना नहीं की होगी। अर्जुन न केवल उसके साथ ज्यादा खुला था, बल्कि उसके साथ आने वाली दुनिया के साथ भी खुला था। यह सह अस्तित्व कुछ दिनों तक दोहराया जाने लगा, हमेशा नहीं, लेकिन इतनी बार कि यह स्वाभाविक हो गया। बच्चों ने उसे व्हील चेयर में बैठे गंभीर आदमी के रूप में देखना बंद कर दिया और उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया जो कहानियां सुना सकता था, भले ही वे छोटी हों। अर्जुन ने कभी कभी स्कूल की छुट्टी के समय से मेल खाने के लिए अपने समय सारिणी को समायोजित करना शुरू कर दिया, यह पूछते हुए कि वे कैसे थे। यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बदलाव नहीं था, अभी भी तनाव के क्षण थे। वह अभी भी ऑडिट और राजेश के साथ टकराव से जूझ रहा था, लेकिन इन सब के बीच आरव और सिया की उपस्थिति ने एक ऐसा स्थान खोल दिया जो पहले मौजूद नहीं था। और लक्ष्मी ने इसे न केवल इसलिए देखा कि वह थोड़ा ज्यादा मुस्कुराता था, बल्कि इसीलिए भी कि वह बिना सोचे भविष्य की बात करने लगा था। एक दिन उसने उल्लेख किया कि अगर वह कंपनी को स्थिर करने में कामयाब रहा तो वह ऐसे परियोजनाओं में निवेश करना चाहता था जो कामकाजी परिवारों की मदद करें। आरव ने सुना और कहा कि वह इंजीनियर बनना चाहता है। अर्जुन ने जवाब दिया कि तब उसे बहुत पढ़ाई करनी होगी। उस साधारण बातचीत ने कुछ स्पष्ट कर दिया जो किसी भी वयस्क ने जोर से नहीं कहा था। अर्जुन अब एक ऐसे आदमी की तरह बात नहीं कर रहा था जो खुद को बंद रखने के लिए इस्तीफा दे चुका हो। वह ऐसे किसी की तरह बात कर रहा था जो दुर्घटना के बाद भी कल्पना करना शुरू कर रहा था। और उस नई छव्य में लक्ष्मी का परिवार अब एक अस्थायी यात्रा नहीं था, वह दृश्य का हिस्सा था। घर में आरव और सिया की उपस्थिति ज्यादा बार होने लगी और यह बात वालरी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि वह उसे छिपाने की कोशिश करती थी, जब वे हॉल या बगीचे में मिलते थे उसकी बेचैनी स्पष्ट थी। एक दोपहर वह बिना बताए आई, ठीक उसी समय जब अर्जुन एक गहन थेरेपी सत्र में था। हफ्तों से अभ्यासों का स्तर बढ़ा दिया गया था। अब यह केवल बारों पर संक्षिप्त कोशिशें नहीं थीं, अब वह विशेष समर्थन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण संतुलन अभ्यासों के साथ पैरों में ताकत पर काम कर रहा था। उस दिन वह केंद्रित था, पसीने से तर, सामान्य से कुछ सेकंड ज्यादा खुद को सहारा देने के लिए दांत भींच रहा था। लक्ष्मी एक तरफ खड़ी थी, हर हरकत पर ध्यान दे रही थी। अगर वह संतुलन खो देता तो उसे सहारा देने के लिए तैयार थी। थेरेपिस्ट जोर से गिन रहा था, 3 सेकंड, 4, 5। यह उस पल तक उसकी सबसे अच्छी कोशिश थी। जब वह फिर से बैठ गया, थका हुआ लेकिन संतुष्ट, वालरी दरवाजे से धीरे से तालियां बजाईं। यह एक सच्ची ताली नहीं थी, यह एक छिपी हुई खिल्ली थी। उसने कहा कि इतना प्रयास सराहनीय था, लेकिन शायद वह किसी ऐसी चीज पर ज्यादा जोर दे रहा था जिसे डॉक्टरों ने पहले ही असंभव मान लिया था। टिप्पणी भारी पड़ी। अर्जुन ने उसे ठंडी नजर से देखा। उसने उसे सत्र बाधित न करने के लिए कहा। वालरी मुस्कुराई और कहा कि उसे बस उसकी सेहत की चिंता थी। फिर उसने उससे अकेले में बात करने को कहा। लक्ष्मी को एक बुरा एहसास हुआ। कुछ मिनट बाद स्टडी में वालरी की आवाज सामान्य से ज्यादा ऊंची सुनाई दे रही थी। सभी शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उसका लहजा समझ में आ रहा था। वह जोखिमों, स्थिरता, जिम्मेदार फैसलों के बारे में बात कर रही थी। जब वह निकली तो वह लक्ष्मी के पास से बिना देखे गुजर गई, लेकिन उसने बुदबुदाया कि सही परिवार का नाटक करने से वास्तविकता नहीं बदलती। वह वाक्य दिल में चुभ गया। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी अलार्म बजा दिए। फिजियोथेरेपिस्ट ने सत्र रद्द करने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसे तत्काल प्रभाव से उपचार को अस्थायी रूप से निलंबित करने के सीधे निर्देश मिले थे, चिकित्सा सिफारिश के अनुसार। अर्जुन भ्रमित हो गया। उसे कोई नई सिफारिश नहीं मिली थी। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ऐसे किसी आदेश को देने से इनकार किया तो किसने दिया था? जवाब अपने आप आ गया। जब थेरेपिस्ट ने उल्लेख किया कि कॉल कंपनी के कार्यालय से आई थी, प्रशासनिक प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षरित, अर्जुन को लगा कि खून खौल रहा है। वह इस बार चिल्लाया नहीं। उसकी आवाज दृढ़ निकली जब उसने उस नंबर को पूछा जिससे कॉल की गई थी। यह वही कार्यालय था जहां राजेश काम करता था और जहां वालरी दिन का ज्यादातर समय बिताती थी। अर्जुन ने जब कॉल की तब लक्ष्मी वहीं मौजूद थी। राजेश ने कथित आश्चर्य के साथ जवाब दिया। उसने कहा कि वे केवल अर्जुन को हाल ही में हुए तनाव के बारे में चिंतित थे, कि उन्हें लगा कि गति धीमी करना सबसे अच्छा होगा। अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया कि किसी को भी उसकी ओर से चिकित्सा संबंधी फैसले लेने का अधिकार नहीं था। उसने बिना विदाई के फोन काट दिया। घर फिर से तनाव से भर गया। उसी दोपहर वालरी फिर से दिखाई दी।
इस बार बिना मुस्कान के अर्जुन ने उसे बातचीत शुरू करने का मौका नहीं दिया। उसने सीधे पूछा कि क्या उसने थेरेपी रद्द करने का आदेश दिया था। उसने जवाब दिया कि हाँ, उसने उसके भले के लिए ऐसा किया था। उसने कहा कि वह उसे चलने के प्रति जुनूनी देख रही थी, जब उसे अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए था। यह वाक्य ट्रिगर था। अर्जुन ने उसे जवाब दिया कि उसकी वास्तविकता किसी और का काम नहीं था, कि कोशिश करने या न करने का फैसला उसका अधिकार था। वालरी अब बिना किसी मुखौटे के उसने जो सच में सोचा था उसे सामने रख दिया। उसने कहा कि अगर वह ज्यादा ठीक हो जाता है तो कई फैसले फिर से बदल जाएंगे, कि कंपनी को स्थिरता की जरूरत थी, भावनात्मक आवेगों की नहीं। यह स्वीकारोक्ति शायद उसके इरादे से ज्यादा स्पष्ट थी। लक्ष्मी, जो आधे खुले दरवाजे से सुन रही थी, को लगा कि सब कुछ फिट बैठ रहा है। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह नियंत्रण था। अगर अर्जुन शारीरिक और मानसिक ताकत वापस पा लेता तो पूरी शक्ति उसके हाथों में वापस आ जाती। वालरी ने जो कहा था उसे नरम करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने उसे जाने को कहा और स्पष्ट कर दिया कि उसके उपचार में उसकी अनुमति के बिना किसी भी हस्तक्षेप के कानूनी परिणाम होंगे। जब वालरी चली गई तो घर में एक मोटी खामोशी छा गई। अर्जुन तेजी से सांस ले रहा था, इस बार शारीरिक प्रयास से नहीं बल्कि खुले विश्वासघात के कारण। लक्ष्मी धीरे से स्टडी में आई। पहले कुछ नहीं कहा, बस पास आई और कुर्सी के पीछे हाथ रखा। अर्जुन ने पहले बात की। उसने कहा कि अब वह समझ गया था कि उन्होंने केवल खातों में हेराफेरी नहीं की थी, बल्कि उसे कमजोर रखने की भी कोशिश की थी। वह शब्द हवा में तैरता रहा, कमजोर, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि फैसलों में भी। लक्ष्मी ने उसे याद दिलाया कि सब कुछ के बावजूद वह आगे बढ़ रहा था, कि कोई उससे यह छीन नहीं सकता था। उसी रात अर्जुन ने एक दृढ़ फैसला लिया। उसने तुरंत अपनी ओर से सीधे चुने गए नए चिकित्सा दल को बदला, बिना किसी बिचौलिए के। उसने यह भी कहा कि ऑडिट को उन सभी गतिविधियों की जांच करने के लिए बढ़ाया जाए जो उसके नाम पर लिए गए व्यक्तिगत फैसलों से संबंधित थीं। मीरा टूट गई थी, अपने पति और भाई के बीच फंसी हुई थी, लेकिन अब संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। अगले दिन थेरेपी ज्यादा तीव्रता के साथ फिर से शुरू हुई। अर्जुन ने एक ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ काम किया जो जुनून की हद तक था, लेकिन इस बार यह अभिमान के लिए नहीं था। यह उस चीज को वापस पाने के लिए था जिसे उससे छीनने की कोशिश की गई थी। लक्ष्मी हर कोशिश में उसके साथ थी। जब वह समर्थन के साथ पूरे 8 सेकंड तक खड़ा रह पाया तो भावना खामोश थी, लेकिन वास्तविक थी। कोई चीख या अतिरंजित तालियां नहीं थी, बस उन दोनों के बीच एक ऐसी नजर थी जो कहती थी कि उनके खिलाफ जो कुछ भी करने की कोशिश की जाती थी वे आगे बढ़ रहे थे। और जबकि वालरी दूर से देख रही थी, यह समझते हुए कि उसकी उस वसूली को रोकने की योजना विफल हो गई थी। लड़ाई अब गोपनीय नहीं थी, अब यह खुली थी और कोई भी अछूता नहीं रहने वाला था। अर्जुन द्वारा वालरी का सामना करने के बाद, जिसने उसकी थेरेपी रद्द करने की कोशिश की थी, तनाव अब छिपा हुआ नहीं रहा। अब सब कुछ सीधा था। नजरें, खामोशियां, कंपनी में बैठ के। अब यह केवल संदेह की बात नहीं थी, बल्कि शक्ति की स्पष्ट चालों की बात थी। और इन सब के बीच लक्ष्मी को ऐसे विवरण नजर आने लगे थे जो पहले अनदेखे रह गए थे। एक दोपहर, जब वह अर्जुन को कुछ पुरानी भौतिक फाइलें व्यवस्थित करने में मदद कर रही थी जो केंद्रीय कार्यालय से लाई गई थीं, तो उसे एक छोटा सा बक्सा मिला जिस पर दूसरों की तरह लेबल नहीं था। अर्जुन ने उसे खोलने को कहा। अंदर अनुबंधों की प्रतियां, बीमा रिपोर्टें और दुर्घटना से संबंधित कुछ व्यक्तिगत दस्तावेज थे। उनमें से एक लिफाफा जो खोला गया था और पारदर्शी टेप से फिर से बंद किया गया था। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसे वह लिफाफा पहले कभी नहीं याद आया था। लक्ष्मी ने उसे सावधानी से खोला। अंदर एसयूवी की बीमा की प्रारंभिक रिपोर्ट की एक प्रति थी। यह वह अंतिम रिपोर्ट नहीं थी जिसकी वे पहले ही समीक्षा कर चुके थे, बल्कि एक पिछली, ज्यादा तकनीकी रिपोर्ट थी। अर्जुन ने उसे खामोशी से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि ब्रेक प्रणाली में टक्कर से पहले एक हाइड्रोलिक विफलता थी। यह सीधे कारण होने का दावा नहीं करता था, लेकिन यह इंगित करता था कि क्या हालिया रखरखाव पर्याप्त था। इसकी जांच की जानी चाहिए। अर्जुन ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसे याद आया कि दुर्घटना से कुछ हफ्ते पहले राजेश ने उसे एसयूवी को एक नई वर्कशॉप में ले जाने की सलाह दी थी। एक ऐसी जगह जो कहता था कि एक परिचित की थी और कम शुल्क लेती थी। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे स्वीकार कर लिया था। उसने फिर कभी सवाल नहीं किया। लक्ष्मी को लगा कि कमरे में हवा भारी हो गई है। उसने उससे पूछा कि क्या यह विवरण अंतिम रिपोर्ट में दिखाई दिया था। अर्जुन ने सिर हिलाया। बीमा को सौंपे गए आधिकारिक दस्तावेज में
केवल मौसम की स्थिति और संभावित अत्यधिक गति का उल्लेख था। यांत्रिक विफलताओं के बारे में कुछ भी नहीं। इसका मतलब था कि किसी ने प्रारंभिक रिपोर्ट तक पहुंच प्राप्त की थी और फैसला किया था कि वह हिस्सा मामले के समापन तक नहीं पहुंचेगा। सवाल अब केवल वित्तीय नहीं था, यह बहुत ज्यादा गहरा था। अर्जुन ने तुरंत बीमा कंपनी को फोन करने को कहा ताकि पुष्टि हो सके कि वह दस्तावेज उस समय पूरी तरह से सौंप दिया गया था या नहीं। जवाब स्पष्ट था। प्रारंभिक रिपोर्ट परिवार द्वारा नामित कानूनी प्रतिनिधि को भेजी गई थी जब वह अस्पताल में था। वह प्रतिनिधि राजेश था। इसके बाद की खामोशी लंबी थी। यह अभी तक सीधा आरोप नहीं था, लेकिन टुकड़े एक परेशान करने वाले तरीके से फिट बैठ रहे थे। उसी दोपहर लक्ष्मी ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसके बारे में वह दिनों से सोच रही थी। उसे पता था कि वालरी उस पर भरोसा नहीं करती थी और उसे एक बाधा के रूप में देखती थी। इसलिए उससे बचने के बजाय उसने उससे सीधे लेकिन शांत तरीके से सामना करने का फैसला किया। अगले दिन उसने उसे कंपनी के कार्यालय में एक सचिव के साथ कागजात की समीक्षा करते हुए पाया। लक्ष्मी ने उससे अकेले में बात करने को कहा। वालरी ने पहल से हैरान होकर स्वीकार कर लिया। बंद कार्यालय में माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। लक्ष्मी ने आवाज ऊंची नहीं की और न ही आरोप लगाया। उसने बस पूछा कि उसने अर्जुन की थेरेपी को रोकने की कोशिश क्यों की थी और उसकी वास्तविक सहमति के बिना प्रशासनिक निर्णय क्यों लिए गए थे। वालरी ने उसे ठंडी नजर से देखा। उसने कहा कि यह उसका काम नहीं था, लेकिन लक्ष्मी पीछे नहीं हटी। उसने दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट के बारे में बात की, ब्रेक में विफलता के बारे में कि कैसे वह विवरण अंतिम रिपोर्ट से गायब हो गया। पहली बार वालरी ने 1 सेकंड के लिए अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण खो दिया। यह न्यूनतम था, लेकिन पर्याप्त था। फिर उसने खुद को संयमित करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह ऐसी जगह समस्याएं ढूंढ रही थी जहां वे नहीं थीं कि दुर्घटना एक दुर्घटना होती है। लेकिन लक्ष्मी वहां सिद्धांत पर बहस करने के लिए नहीं थी। वह बस उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी और उसने उसे देखा। जब वह उस कार्यालय से बाहर निकली तो उसे पता था कि उसने एक संवेदनशील बिंदु को छुआ था। उस रात अर्जुन ने जब उसने बातचीत बताई तो ध्यान से सुना। वह हैरान नहीं था, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ऐसी चीज की पुष्टि कर रहा था जो उसे पहले से ही लग रहा था। उसने कहा कि अगर वाहन का रख रखाव हेरफेर किया गया था और रिपोर्ट बदली गई थी तो यह सब कुछ बदल देता था, न केवल पैसे या शक्ति के लिए बल्कि पीछे के इरादे के लिए भी। मीरा को बैठक में बुलाया गया। शुरुआत में उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि राजेश अपने ही जीजा की दुर्घटना से संबंधित जानकारी छिपा सकता था, लेकिन जब अर्जुन ने प्रारंभिक रिपोर्ट दिखाई और अंतिम दस्तावेज से अंतर समझाया तो उसका चेहरा बिगड़ गया। उसे याद आया कि जब अर्जुन सर्जरी में था तो राजेश ने सभी कागजात का ध्यान रखने पर जोर दिया था। उसने कहा कि उस समय उसने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। अब वह भरोसा नाजुक लग रहा था। रात एक स्पष्ट निर्णय के साथ समाप्त हुई। अर्जुन दुर्घटना के पूरे मामले की शुरू से समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को नियुक्त करेगा। वह वित्तीय ऑडिट को भी बढ़ाएगा, जिसमें लाभान्वित कंपनियों और वाहन का रखरखाव करने वाली वर्कशॉप के बीच किसी भी संबंध को शामिल किया जाएगा। लक्ष्मी अपनी जगह से सब कुछ देख रही थी, यह जानते हुए कि जो कुछ बिल चुकाने के लिए एक नौकरी के रूप में शुरू हुआ था वह 2 साल से दबी हुई सच्चाई का केंद्र बन गया था। उस रात विदा लेने से पहले अर्जुन ने उसे एक अलग दृढ़ता के साथ उसके नाम से बुलाया। उसने उससे कहा कि अगर उनकी शंकाओं की पुष्टि होती है तो उसकी जिंदगी केवल एक गलती या उस रात की बारिश से नहीं बदली। यह इसलिए बदली क्योंकि किसी ने ऐसा करने का फैसला किया था। यह विचार कठोर था, लेकिन इसने उसके अंदर एक नई ताकत भी जगाई। वह अब केवल पैसा वापस पाने या फिर से चलने की तलाश में नहीं था, वह पूरी सच्चाई की तलाश में था। और जबकि घर में फिर से खामोशी छा गई, भावना स्पष्ट थी। जो रहस्य वह उजागर कर रहे थे वह केवल कंपनी को हिलाने वाला नहीं था, वह परिवार को टुकड़ों में तोड़ने वाला था। दुर्घटना और वित्त की जांच जारी थी, लेकिन उस सुबह कुछ अलग होने वाला था। इसका दस्तावेजों या तनावपूर्ण बैठकों से कोई लेना देना नहीं था। इसका संबंध अर्जुन के शरीर और एक ऐसे वादे से था जो उसने खामोशी से खुद से किया था। नई चिकित्सा टीम ने थेरेपी को समायोजित किया था। अब वे न केवल ताकत पर काम कर रहे थे, बल्कि समन्वय और पैरों में छोटे छोटे आवेगों पर भी काम कर रहे थे जो पहले असंभव लगते थे। लक्ष्मी हमेशा की तरह उसके साथ थी, लेकिन उस दिन उसने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। यह केवल दृढ़ संकल्प नहीं था, यह डर और उम्मीद का मिश्रण था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। थेरेपिस्ट ने समझाया कि वे कुछ ज्यादा चुनौतीपूर्ण कोशिश करेंगे। उसने यह वादा नहीं किया कि वह चलेगा,
लेकिन उसने कहा कि वह कम समर्थन के साथ खुद को सहारा देने की कोशिश करेगा। उन्होंने समानांतर बार लगाए और घुटनों पर सहारा समायोजित किया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। आरव और सिया मीरा के साथ बगीचे में थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा था। लक्ष्मी एक तरफ अपनी जगह पर खड़ी थी, गिरने पर उसे सहारा देने के लिए तैयार थी। गिनती शुरू हुई। 1, 2। अर्जुन ने अपनी बाहों से धक्का दिया, लेकिन इस बार आवेग केवल बाहों से नहीं था। उसके पैरों ने बस थोड़ी सी प्रतिक्रिया दी, जैसे एक लंबी नींद से जाग रहे हों। वह उठा, पूरी तरह से दृढ़ नहीं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सीधा। थेरेपिस्ट ने उसे पकड़े हुए सहारा समायोजित किया। अर्जुन कांप रहा था, हर मांसपेशी में प्रयास दिख रहा था। लक्ष्मी को लगा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। 3 सेकंड, 4, 5। इस बार वह तुरंत नहीं गिरा, वह टिका रहा। उसके पैर वास्तविक दबाव के साथ जमीन को छू रहे थे। 8 सेकंड, 10। थेरेपिस्ट ने कहा कि वह मदद से एक छोटा सा कदम उठाने की कोशिश करे। अर्जुन हिचकिचाया, एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर अपने दाहिने पैर को बस कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। यह न्यूनतम था, लेकिन यह एक स्पष्ट हरकत थी। थेरेपिस्ट ने उसका वजन संभाला, जबकि बाएं पैर ने उसका पीछा करने की कोशिश की। यह कोई साफ या सुंदर कदम नहीं था, लेकिन यह एक कदम था। जब वह फिर से बैठ गया तो कमरे में खामोशी छा गई। लक्ष्मी की आंखें चमक रही थीं, लेकिन वह रोई नहीं। अर्जुन ऐसे सांस ले रहा था जैसे उसने मैराथन दौड़ ली हो। वह तुरंत नहीं मुस्कुराया। उसने अपने पैरों को ऐसे देखा जैसे वे उसके अपने न हों। फिर उसने लक्ष्मी की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। वास्तविक उम्मीद, कोई भ्रम नहीं, कोई उत्साहजनक वाक्यांश नहीं, कुछ ठोस। थेरेपिस्ट ने समझाया कि यह प्रगति हफ्तों के निरंतर काम का परिणाम थी, कि इसका मतलब तत्काल पूरी वसूली नहीं था, लेकिन यह कि शरीर उम्मीद से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा था। अर्जुन बिना ज्यादा बात किए सिर हिलाया। जब सत्र खत्म हुआ तो उसने लक्ष्मी के साथ कुछ मिनट अकेले में बिताने को कहा। वह बिना कुछ कहे पास आई। उसने चुप्पी तोड़ी। पहले उसने कहा कि 2 साल तक वह इस बात से आश्वस्त रहा कि वह कभी अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस नहीं कर पाएगा, कि हर विफल कोशिश उसे और डुबो देती थी। लेकिन वह छोटा सा कदम अंदर से कुछ बदल रहा था, न केवल शारीरिक रूप से। ऐसा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी टक्कर के पल में रुक गई थी, और अब पहली बार कुछ आगे बढ़ रहा था। लक्ष्मी ने जवाब दिया कि वह कदम उसका था, किसी ने उसे नहीं दिया था। उसने सिर हिलाया। उसने कहा कि अगर उसने थेरेपी जारी रखने पर जोर न दिया होता जब सब उसे रोकना चाहते थे, तो शायद वह यहां नहीं होता। उस दोपहर जब आरव स्टडी में दौड़कर आया यह पूछने के लिए कि क्या वे थोड़ी देर खेल सकते हैं, तो अर्जुन ने उसे बुलाया, उसे पास आने को कहा। न्यूनतम मदद से वह अपने गैर जैविक बेटे के सामने फिर से खड़ा हो गया, लेकिन हर गुजरते पल के साथ वह उसके करीब आ रहा था। आरव ने हैरान होकर आंखें खोलीं। सिया चुपचाप देखती रही। अर्जुन ने एक और छोटा कदम उठाया, सहारा लेकर, लेकिन दिखाई दे रहा था। बच्चों को उस पल की पूरी अहमियत समझ नहीं आई, लेकिन उन्हें पता था कि यह महत्वपूर्ण था। आरव ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने कोई अविश्वसनीय चाल देखी हो। सिया ने बिना सोचे ताली बजाई। लक्ष्मी ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा। यह दृश्य योजनाबद्ध नहीं था। यह कोई समारोह या सार्वजनिक घोषणा नहीं थी। यह एक साथ कुछ सरल और विशाल था। बाद में मीरा आई और अपने भाई को कुछ सेकंड के लिए खड़ा देखा। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा। वह कुछ ही सेकंड में अविश्वास से गर्व तक पहुंच गई थी, लेकिन सब कुछ उत्सव नहीं था। जबकि घर में यह प्रगति हो रही थी, कंपनी में तनाव बढ़ रहा था। राजेश ने अर्जुन की शारीरिक प्रगति की खबर एक ऐसे हावभाव के साथ सुनी जिसे उसने छिपाने की कोशिश की। वालरी, इसके विपरीत, अपनी बेचैनी नहीं छिपा पाई। उसे पता था कि अर्जुन का हर कदम न केवल उसे चलने के करीब ला रहा था, बल्कि उसे पूर्ण नियंत्रण वापस पाने के करीब भी ला रहा था। उस रात जब घर में फिर से शांति छा गई, तो अर्जुन ने बगीचे में जाने को कहा। वह हवा महसूस करना चाहता था। लक्ष्मी उसके साथ गई। वे उस बड़े पेड़ के सामने रुके जहां कुछ हफ्ते पहले उसने दुर्घटना के बारे में अपने संदेह स्वीकार किए थे। इस बार माहौल अलग था। अर्जुन ने जमीन को देखा और कहा कि वह छोटा सा कदम केवल शुरुआत थी, कि अभी भी बहुत कुछ सामना करना बाकी था। ऑडिट, दुर्घटना की जांच, संभावित विश्वासघात। लेकिन अब वह इसके सामने गतिहीन महसूस नहीं कर रहा था। लक्ष्मी ने उसे खामोशी से देखा। उसने कुर्सी को थोड़ा उसकी ओर घुमाया और कुछ ऐसा कहा जिसने उन दोनों के बीच की हवा बदल दी। उसने कहा कि वह न केवल अपनी कंपनी या चलने की क्षमता वापस पाना चाहता था, वह एक अलग जीवन की संभावना वापस पाना चाहता था।
और जब उसने यह कहा तो उसने उसकी आंखों से अपनी नजरें नहीं हटाईं। यह कोई खुली घोषणा नहीं थी, कोई वादे या बड़े शब्द नहीं थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह कदम केवल शारीरिक नहीं था, यह किसी भी रिपोर्ट या टकराव से परे कुछ की शुरुआत था। और जैसे ही रात बगीचे पर ढल रही थी, भावना स्पष्ट थी। अर्जुन में कुछ ऐसा जागृत हो गया था जिसे कोई इतनी आसानी से रोक नहीं पाएगा। अर्जुन के खड़े होने से घर का माहौल बदल गया, लेकिन कंपनी में लंबित सभी चीजें भी तेज हो गईं। अब देरी के लिए कोई जगह नहीं थी। दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ ने उसी सप्ताह अपनी पहली औपचारिक रिपोर्ट सौंपी। अर्जुन ने बैठक घर के बड़े हॉल में करने को कहा, ऑफिस में नहीं। वह चाहता था कि मीरा, राजेश और वालरी मौजूद हों। उसने लक्ष्मी को भी वहीं रहने को कहा, भले ही वह सीधे तौर पर भाग न ले। जब सभी बैठ गए तो विशेषज्ञ ने स्पष्ट रूप से बात करना शुरू किया। उसने समझाया कि उन्होंने उस वर्कशॉप के रिकॉर्ड की जांच की जहां टक्कर से हफ्तों पहले रखरखाव किया गया था। वह वर्कशॉप एक नई बनी कंपनी से जुड़ी थी, जिसके साझेदार अप्रत्यक्ष रूप से ऑडिट में पाई गई गतिविधियों से संबंधित एक वित्तीय फर्म से जुड़े हुए थे। अर्जुन की नजर रिपोर्ट से नहीं हटी। विशेषज्ञ ने जारी रखा, उसने पुष्टि की कि ब्रेक प्रणाली में एक हाइड्रोलिक वाल्व में हेरफेर किया गया था, जिसके कारण बारिश की स्थिति में देर से प्रतिक्रिया हो सकती थी। यह टूट फूट के कारण कोई प्राकृतिक खराबी नहीं थी, यह एक तकनीकी परिवर्तन था। खामोशी भारी हो गई। मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। राजेश ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने की कोशिश की कि इससे इरादा साबित नहीं होता, कि यांत्रिक त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन विशेषज्ञ स्पष्ट था, हेरफेर आकस्मिक नहीं था, इसके लिए सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। अर्जुन को लगा कि दुनिया उस कमरे में सिमट गई है। 2 साल तक उसे लगा कि यह सब बदकिस्मती और लापरवाह फैसलों का मेल था। अब संभावना कुछ और थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्कशॉप को भुगतान राजेश द्वारा अधिकृत एक कॉरपोरेट खाते से कॉरपोरेट रखरखाव के नाम पर किया गया था। यह विवरण वित्तीय ऑडिट के साथ चक्र को बंद कर देता था। यह केवल धन का दुरुपयोग नहीं था, यह फैसलों का एक जाल था जिसने फर्जी कंपनियों को फायदा पहुंचाया, जबकि अर्जुन की स्थिति को कमजोर किया। वालरी ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने कहा कि यह एक गंभीर आरोप था। राजेश को यह पता होने का कोई सबूत नहीं था कि वर्कशॉप क्या कर रही थी। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए उसे देखा। उसने पूछा कि उस वर्कशॉप की सिफारिश किसने की थी। वालरी ने जवाब दिया कि यह राजेश ने किया था। तनाव स्पष्ट हो गया। मीरा धीरे धीरे अपने पति की ओर मुड़ी। राजेश को पसीना आने लगा। उसने यह कहते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की कि वह केवल लागत बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे हेरफेर के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन रिपोर्ट में दिखाया गया था कि वर्कशॉप को दुर्घटना के बाद भी अतिरिक्त भुगतान प्राप्त हुए थे। यहां तक कि एसयूवी के नष्ट होने के बाद भी इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। अर्जुन ने एक ऐसी शांति से बात की जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। उसने कहा कि 2 साल तक वह यह मानते हुए जिया कि यह उसकी गलती थी, कि उसने अपराध, क्रोध और हताशा का बोझ उठाया, यह सोचते हुए कि उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसने राजेश को सीधे आंखों में देखा और पूछा कि क्या वह यह दावा कर सकता है कि यह सब संयोग था। राजेश ने नजरें चुराईं। मीरा खामोशी से रोने लगी। वालरी खड़ी हो गई और कहने लगी कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले एक वकील की जरूरत थी। अर्जुन ने जवाब दिया कि उसके पास पहले से ही एक था। यह बैठक बहस करने के लिए नहीं, बल्कि तथ्यों को सुनने के लिए थी। वकील ने समझाया कि वित्तीय जानकारी और तकनीकी रिपोर्ट के साथ, लेकिन उसकी मुद्रा दृढ़ थी। उसने कहा कि विश्वासघात केवल व्यावसायिक नहीं था, यह व्यक्तिगत, पारिवारिक था। वकील ने हर शब्द का नोट लिया। बैठक एक स्पष्ट निर्णय के साथ समाप्त हुई। राजेश को तुरंत सभी कार्यों से अलग कर दिया जाएगा और उसे संबंधित कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। वालरी, हालांकि दुर्घटना में उसकी भागीदारी का कोई सीधा सबूत नहीं था, वित्तीय गतिविधियों और बिना अनुमति के लिए गए चिकित्सा निर्णयों में उसकी भूमिका के लिए जांच के दायरे में रहेगी। जब वे चले गए